हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक बायबैक। चलिए आज हम उसी से शुरू करते हैं। पिछले क्लास जो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, उसको फटाफट एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। भैया हमने पढ़ा था कि भैया बायबैक के क्या क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं। पहला कि भैया क्रेडिटर का सिक्योरिटी कम हो जाता है। दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वोटिंग पावर्स एक्सरसाइज करेंगे उन शेयर्स पे जो बायबैक कर लिए गए हैं। तीसरा, सॉल्वेंसी इशू आ सकता है। एडवांटेजेस क्या क्या होता है भैया, प्राइस कंट्रोल करने में हेल्प होता है। जब मंदी आता है मार्केट में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए ये एक टूल होता है कि भैया बायबैक करके शेयर का प्राइस अब थोड़ा सा बढ़ा सकता है। ईपीएस रेशियो बढ़ जाता है और हॉस्टाइल टेक ओवर से आपको बचाता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस होते हैं बायबैक के और ये कुछ लिमिटेशंस होते हैं बायबैक के, राइट। फिर हमने कल डिस्कस किया था सेक्शन 68 सबसेक्शन नंबर 1, जिसमें पहली बात मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कंपनी किन किन शेयर्स का बायबैक कर सकता है। एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी जिसमें आता है ईसॉप्स और एनी सिक्योरिटी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, हमने क्वेश्चन भी पूछा था भैया स्वेट इक्विटी शेयर, क्या स्वेट इक्विटी शेयर का बायबैक कर सकते हो क्या? तो आंसर देखो 68 सबसेक्शन नंबर 1 पढ़ के नहीं पता चलता, बट सेक्शन 68 सबसेक्शन नंबर 5 पढ़ के पता चलता है तो भैया स्वेट इक्विटी शेयर्स का भी बायबैक कर लिया जा सकता है। फिर हमने नेक्स्ट डिस्कस किया था क्या क्या सोर्स हो सकता है। सोर्स में मैंने डिस्कस किया था फ्री रिजर्व सोर्स हो सकते हैं, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू एक सोर्स हो सकता है, या सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एक सोर्स हो सकता है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम की बात हमने चर्चा करी थी कि भाई सेक्शन नंबर 52 साफ साफ बोलते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम का आप यूज कर सकते हो बायबैक करने के लिए। और ये वाला सेक्शन 68 साफ साफ लिखता है कि भैया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है इस सेक्शन के लिए आप उसको एक फ्री रिजर्व मान करके चलोगे। एंड इसमें लिखते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, मतलब पूरा एक्ट में जो भी लॉजिक आप फ्रेम किया कुछ भी किया उसको भूल जाओ। सेक्शन 68 कंप्लाई करते वक्त सेक्शन 68 ही दादा है, इसीलिए ये ऐसा नालायकी वाला काम करा रहा है क्या कि बोल दिया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व फ्री रिजर्व, आपको मानना भी पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग प्रोवाइजो कर रहे हैं। प्रोवाइजो क्या कह रहा है देखो, प्रोवाइडेड दैट no buyback of any kind of shares or other specified securities shall be made out of proceeds of an earlier issue of the same kind of shares or same kind of other specified securities। क्या लिखा कि भैया no buyback shall be made out of same kind of shares या फिर सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज। अब मैं आपके साथ एक डिस्कस करूंगा चीज, मैंने आपके साथ एक चीज तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है भैया, क्लास ऑफ शेयर्स क्या होता है। ये चीज, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ पूरे अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया है। मैंने आपके साथ ये भी डिस्कस किया था कि भैया 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो ये एक अलग क्लास है, और 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो ये एक अलग क्लास है। तो ये दोनों का क्लास अलग अलग है। लेकिन अब यहां पर कई जगह आप वर्ड यूज देखिएगा काइंड ऑफ शेयर। भैया देखो ये दोनों अलग अलग क्लास है, ठीक है, क्या ये सेम काइंड ऑफ शेयर्स हैं? मैं अगर ये पूछूं आपसे कि दे आर अ डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स बट दे आर दे ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर्स, तो इसका जवाब होगा यस, दे आर सेम काइंड ऑफ शेयर्स। ये कैसे शेयर्स हैं? ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये प्रेफरेंस शेयर्स है। लाइकवाइज अगर मैं बोलूं भैया स्वेट इक्विटी शेयर और नॉर्मल इक्विटी शेयर, ये दोनों अलग अलग क्लास ऑफ शेयर हो सकता है, क्लास ऑफ शेयर हो सकता है, लेकिन क्या ये सेम काइंड ऑफ शेयर्स हैं? सेम काइंड ऑफ शेयर्स, इनका नेचर एक जैसा है क्या ऑफ शेयर्स? द आंसर इज यस, यस। ये लोग कैसा शेयर्स है? ये लोग इक्विटी शेयर्स का नेचर का। देखो ये प्रोवाइजो में क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइजो में लिखा हुआ है कि भाई कोई भी बायबैक आप नहीं कर सकता of any kind of shares or other specified securities out of the proceeds of an earlier issue of same kind or same kind of other specified security। इसका मतलब क्या होता है समझो। मान लो कंपनी में 2017 में कोई 9%, 2017 नहीं थोड़ा रिसेंट ले लेते था, तो 2021 में मान लो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू कर रखा था, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2021 में इशू कर रखा था, ठीक है, और इससे मान लो 10 लाख रुपया रेज किया था। 2022 में कंपनी वाला सपोजिंगली, इससे पहले कंपनी का था 2018 में कंपनी 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करके रखा था और से 5 लाख का। अब कंपनी वांट्स टू रिडीम 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यूजिंग प्रोसीड्स ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या ये कर सकते हैं क्या? द आंसर इज ये नहीं कर सकता, क्योंकि फर्स्ट प्रोवाइजो मना करता है।
भाई अगर आपको रिडीम करना है 2022 को, तो या तो आप फ्रेश इशू लेकर के आओ, आप फ्रेश इशू लेकर के आओ, या फिर आप प्रॉफिट्स के साथ रिडीम करो, अपना प्रॉफिट्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटेबल डिविडेंड के साथ रिडीम करो। आप पुराना पैसा को यूज करके, पुराना पड़ा पैसा को यूज करके, इसका पैसा को यूज करके ये रिडीम आप नहीं कर सकता है, ये फर्स्ट प्रोवाइजो मना करता है। या तो आप कोई नया इशू लेके आओ, या आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स आप करो, लेकिन आप पुराना प्रोसीड्स को यूज करके इसको आप रिडीम नहीं कर सकता। ये बात फर्स्ट प्रोवाइजो दिया हुआ है कि भैया नो बायबैक ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर्स। यहां पर हम लिया था आपका 10, कौन सा था ये, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बायबैक ऑफ शेयर्स 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैन बी मेड आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ एन अर्लियर इशू ऑफ द सेम काइंड, यानी कि एक काइंड हो गया 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ द शेयर्स और ऑफ सेम काइंड ऑफ अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। तो एक तरह का सिक्योरिटी या शेयर को रिडीम करने के लिए आप दूसरा काइंड का जो ऑलरेडी प्रीवियसली इशू कर चुका है उसका पैसा आप यूज नहीं कर सकता। तो ये यहां पर मना करता है सेक्शन 68 सबसेक्शन नंबर 1। ठीक है, फिर यहां पर कुछ कंडीशंस दिए, कुछ कंडीशंस दिया है विथ रिस्पेक्ट टू बायबैक, विथ रिस्पेक्ट टू बायबैक कि भैया बायबैक करेगा तो इन शर्त का आपको कंप्लायंस करना होगा। देखो हम इसको अपना हैंड रिटन नोट से पढ़ाते हैं क्योंकि हम बहुत अच्छे से इसको समराइज करके रखा हुआ है। तो पहले तो नंबर 2 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुका है कि भैया सोर्सेज होगा या तो फ्री रिजर्व्स या तो प्रोसीड्स ऑफ एनी शेयर्स ऑफ अदर्स स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, यानी फ्रेश इशू कर रहा है या फिर आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से रिजर्व जो है बायबैक कर सकता है। बायबैक शैल नॉट बी मेड आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ अर्लियर इशू ऑफ सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज। कंडीशंस ऑफ बायबैक, तो कंडीशंस ऑफ बायबैक में देखो बायबैक के पहले कुछ कंडीशन करना होता है और बायबैक के बाद आपको कुछ कुछ करना होता है। तो कुछ कार्यक्रम आपको जो है बायबैक करने से पहले करना होगा, कुछ कार्यक्रम आपको बायबैक करने के बाद करना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो धोखा खाने वाला कार्यक्रम जो हम लोग हमेशा करते हैं, चरण स्पर्श करना पड़ता है ना, तो सबसे पहले तो आर्टिकल का चरण स्पर्श करेगा। ए आर्टिकल हमको ऑथोराइज करना है, बायबैक करना है, बायबैक करना है, प्लीज ऑथोराइज करना। तो आर्टिकल सबसे पहले ऑथोराइज करेगा आपको बायबैक करने का प्रोसेस के लिए। ठीक, देखो यही बात यहां पे लिखा हुआ है कि नो कंपनी शैल परचेज इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अनलेस द बायबैक इज ऑथोराइज्ड बाय द आर्टिकल्स। तो आर्टिकल को पहले मानना पड़ेगा। ठीक, स्पेशल रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड एट द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी ऑथोराइजिंग द बायबैक। सर ये भी तो घिसा पीटा बात है, ये भी तो मेंबर का भी तो धोखा आना पड़ता है जाके, पहले आर्टिकल का धोखा आएगा फिर मेंबर लोग का धोखा आएगा। ए मेंबर जीएम में एसआर पास करना रे, हमको बायबैक करना है, हमको बायबैक करना है। अब यहां पर लॉ मेकर्स क्या क्या है, सबसे पहले देखो मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने कुछ आपके साथ परेशानियां बताई थी ना। सबसे पहले तो क्रेडिटर सिक्योरिटी नहीं है, तो क्रेडिटर का सिक्योरिटी बनाने के लिए एक तो चीज जो हम लोग सेक्शन नंबर 55 में भी किया था, क्या सीआरआर बना देगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, वो तो इंटैक्ट है एज इट इज। एक और बात बोला कि हम लोग लिमिट फिक्स कर देगा ऑफ बायबैक। ये ऐसा नहीं है कि जितना मन उतना पैसा निकालो, वरना पता चला कि भैया कंपनी का जो है, भाई कंपनी में पैसा रखा हुआ है, अब ये इक्विटी वाला देख रहा है, ये क्रेडिटर वाला देख रहा है, अब लॉ मेकर बायबैक अलाउ किया है, तो क्या ये सारा का सारा पैसा निकाल के इक्विटी वाला को थमा देगा क्या? बोला नहीं, सारा पैसा तो थमा नहीं सकता, हम लोग कुछ लिमिट लगाएगा। लिमिट कितना लगाया वही पढ़ना है अभी हम लोग को, कि कितना लिमिट तक आप बायबैक कर सकता है। ठीक, तो देखो स्पेशल रेजोल्यूशन के बाद सीधा यहां पे आओ थर्ड पॉइंट पे, ये एक बार हम लोग पेंडिंग मार्क करते हैं। The buyback is 25% or less of the aggregate paid up capital and free reserves of the company। तो पहले लिमिट क्या लगाया भैया, लिमिट क्या लगाया बायबैक का, हम लोग लिमिट नंबर 1 पढ़ा क्या, लिमिट नंबर 1 क्या पढ़ा कि बायबैक होगा कितना, लेस देन इक्वल टू 25% ऑफ किसका, पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। दोस्तों जब मैं यहां पर पेड अप कैपिटल की बात कर रहा हूं, तो यानी कि मैं इक्विटी कैपिटल की भी बात कर रहा हूं और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की भी बात कर रहा हूं, इक्विटी कैपिटल की भी बात कर रहा हूं और प्रेफरेंस की भी क्या बात कर रहा हूं। मैं आपके साथ एक एग्जांपल लेता हूं, मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल है मान लो 100 करोड़ का, मेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है मान लो 100 करोड़ का, मेरा फ्री रिजर्व्स मान लो मैं अगर बोल दूं पीएल का बैलेंस सपोज ऐसा ले लेता हूं 50 करोड़ का है, यानी कि मेरा फ्री रिजर्व 50 करोड़ का है और मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यह है 50 करोड़ का।
तो दोस्तों यहाँ पर 25% ऑफ पेड अप कैपिटल इन रिजर्व्स, ये 25% किसका लेगा? ऑप्शन ए 100 प्लस 50, 150 का 25% लेगा। बी 250 का 25% लेगा। सी 300 का 25% लेगा, 300 का 25% लेगा, या फिर डी नन। बताओ, सोचो ध्यान से, 2 मिनट लगाओ और इन 4 ऑप्शंस पे सोचो कि भैया 25% लेगा किसका? इक्विटी प्लस पीएल इनका लेगा, कि इक्विटी प्लस पीएल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम इसका लेगा, कि इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस पीएल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम लेगा, या डी ऑप्शन में डाल देता हूं कि इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस पीएल यानी कि 250 करोड़ इंटू 25%, ये 3 का फिगर लेगा। ओ ये तो सेम हो गया, ओहो ठीक है, तो चलो फिर नन ही कर देते। सर पेड अप कैपिटल तो आप बताया, पेड अप कैपिटल आप हम लोग को बताया कि भैया पेड अप कैपिटल वर्ड यूज किया, इसका मतलब 25% लेगा दोनों का। पेड अप कैपिटल बताया आप हम लोग को, इसका मतलब आप हम लोग 25% लेगा दोनों का, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों का लेगा। फ्री रिजर्व्स मतलब तो पीएनएल, क्योंकि पीएनएल से डिविडेंड दिया जा सकता है 50 करोड़। सर लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से तो डिविडेंड नहीं दिया जा सकता, इसीलिए 50 करोड़ को हम लोग इंक्लूड नहीं करेगा, इसलिए 25% है ऑफ 250 करोड़। अगर आप लोग ये बात बोला है और जो लोग ये बात सोचा है, हम बता रहे सही में बता रहे, पानी थोड़ा सा हाथ में, बाकी का प्रोसीजर आपको पता है। अरे नालायको, मैंने नहीं बताया था आपको कि इस सेक्शन के लिए, सेक्शन 68 के लिए फ्री रिजर्व्स में इसकी भी गिनती आएगी, इसकी भी गिनती आएगी। तो यहाँ पर आप 25% लोगे किसका साथियों? यहाँ पर आप लोगे 25% ऑफ 300 करोड़। 300 करोड़ का 25% कितना होगा? कैलकुलेटर मार लूं क्या फटाक से एक बार में? हाँ सर मारो। हम्म 300 इंटू 0.25, 75% आ रहा है, 75 करोड़ आ रहे हैं। चलो तो बायबैक 75 करोड़ से नीचे का होगा, ये है लिमिट नंबर 1। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट in respect of a buyback of equity share in any financial year, the reference to 25% in this clause shall be construed with respect to total paid up equity capital in that financial year। ये क्या बोल दिया? हमको कुछ लिमिट नंबर 2 दिखा, लिमिट नंबर 2 जो हमको समझ में आया पढ़ पढ़ के, हमको दिखा कि भैया बाईबैक जो होगा लेस देन इक्वल टू होगा 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल, paid up 25% of paid up equity capital in a financial year। देखना पढ़ना, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स होगा 25% ऑफ द टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल इन दैट फाइनेंशियल ईयर, 25% होगा ऑफ टोटल इक्विटी पेड अप इक्विटी कैपिटल। तो यहाँ पर अगर हम लिमिट नंबर 2 के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो लिमिट नंबर 2 के हिसाब से होगा 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल, पेड अप इक्विटी कैपिटल मतलब 100 करोड़, यानी 25% ऑफ 100 करोड़। मैं आपको मजे की बात बताऊं, अगर दोनों लिमिट को ऐसे ही लिखेंगे ना, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स एंड पेड अप इक्विटी कैपिटल का 25% और इसका भी देखेंगे तो हमेशा लिमिट नंबर 1 ही ज्यादा आएगा। भाई लिमिट नंबर 1 में क्या बोला? 25% देखो किसका? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का, तो फ्री रिजर्व में तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आ गया। लिमिट नंबर 2 बोला पेड अप 25%, देखो पेड अप खाली इक्विटी कैपिटल का, पेड अप देखो खाली किसका? इक्विटी शेयर कैपिटल का। तो भैया लिमिट नंबर 2 डालना तो यूजलेस हो गया। कई बच्चा लोग ऐसा सोचता है, गलत फहमी रहता है वो लोग को कि लिमिट नंबर 2 तो फालतू टाइम पास करने डाल दी, क्योंकि लिमिट नंबर लिमिट नंबर 1 ऐसे टाइम पास करने के लिए डाल दे, क्योंकि लिमिट नंबर 2 का हमेशा लिमिट जो आएगा वो लोअर आएगा। ऐसा नहीं होता, कोई टाइम पास करने के लिए लिमिट नहीं डाला। अब हम आपको थोड़ा सा डिटेल में लेकर के जाता है, हम चर्चा करते हैं आपके साथ। हम बोला कंपनी के पास है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 करोड़ का, 100 करोड़ लिया था। इक्विटी शेयर कैपिटल 100 करोड़ का, हम फिगर्स थोड़ा सा इजी लिया ताकि हमको इजी हो कैलकुलेशन करने में। फ्री रिजर्व हमारा कितना है? 50 करोड़ का। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है हमारा कितना? 50 करोड़ का। आओ सिचुएशन नंबर 1, कंपनी वांट्स टू बाय बैक ओनली
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कंपनी सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का बायबैक करना चाह रहा है, तो बताओ कौन सा लिमिट लगेगा, लिमिट नंबर 1 कि लिमिट नंबर 2? दोस्तों लिमिट नंबर 2, ये तो जो प्रोवाइजो में दिया है ये है लिमिट नंबर 2। तो लिमिट नंबर 2 को अगर आप ध्यान से पढ़ोगा, लिमिट नंबर 2 को आप ध्यान से पढ़ेगा तो लिमिट नंबर 2 लिखा है इन रिस्पेक्ट ऑफ बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी कि ये लिमिट सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब आप बायबैक कर रहे हैं ऑफ इक्विटी शेयर्स हो, ठीक है। तो सिचुएशन नंबर 1, कंपनी वांट्स टू बाय बैक ओनली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब बताओ कितना लिमिट लेगा? अब लेगा 25% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व्स। पेड अप कैपिटल कितना है भैया? 100 करोड़ प्लस 100 करोड़ प्लस फ्री रिजर्व, एक तो ये हो गया 50 करोड़ का, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम भी ट्रीटेड एज फ्री रिजर्व। तो यहाँ पर अब 25 करोड़ इसका लेगा तो आएगा 75 करोड़ रुपया। तो इतना मैक्सिमम बायबैक कर सकता है, मैक्सिमम बाय बैक। अच्छा, सपोजिंगली सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 2, कंपनी wants to buy back only इक्विटी शेयर कैपिटल। अब बोले सिर्फ और सिर्फ हमको इक्विटी कैपिटल बायबैक करना है, तो अब भैया देखो मैंने बताया ना, जैसे इक्विटी बायबैक करना है तो अब आपका लिमिट नंबर 2 रोल मॉडल में आ जाएगा, रोल प्ले में आ जाएगा। तो यहां पर अब आप क्या लेगा? 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। तो सिर्फ और सिर्फ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल आप लेगा, इसका मतलब आप 25% किसका लेगा? सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ का लेगा। तो 25% ऑफ लेगा ऑफ 100 करोड़, तो ये हो गया आपका 25 करोड़। ये आप मैक्सिमम बायबैक कर सकता है इक्विटी कैपिटल का। अब मैं सिचुएशन नंबर 3 बोलता हूं। कंपनी wants to buy back equity share capital as well as प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों बायबैक करना है। इक्विटी भी बायबैक करना है और प्रेफरेंस भी बायबैक करना है। तो भैया मैक्सिमम इक्विटी शेयर कैपिटल आप कितना बायबैक कर सकेगा? सर मैक्सिमम इक्विटी शेयर कैपिटल तो आप बायबैक कर सकता है 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल तक का। तो आप मैक्सिमम इक्विटी कैपिटल कितना बाय कर सकेगा? 100 करोड़ का 25%, यानी कि आप 25 करोड़ तक का मैक्सिमम इक्विटी कैपिटल बायबैक कर सकेगा। अब मैक्सिमम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना तक का बायबैक कर सकेगा? मैक्सिमम प्रेफरेंस कैपिटल हम बायबैक कर सकता है भैया, टोटल ये वाला लिमिट का होगा 25% ऑफ पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। रादर मैं इसको गलत बोल दिया, मेरे को बोलना चाहिए था मैक्सिमम ओवरऑल बायबैक मैं कितना कर सकता हूं। ओवरऑल बायबैक, ओवरऑल बायबैक मतलब प्रेफरेंस का भी पूरा पूरा और इक्विटी का भी पूरा पूरा। तो ये था आई थिंक 25% ऑफ पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स, पेड अप कैपिटल यानी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी कैपिटल और फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स में आएगा नॉर्मल फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो मैं मैक्सिमम ओवरऑल बायबैक कर सकता हूं 75 करोड़ का, जिसमें से मेरा इक्विटी का मैक्सिमम बायबैक कितना होगा? 25 करोड़ का। यानी कि अब मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मैक्सिमम बायबैक कितना कर सकता हूं? मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मैक्सिमम बायबैक कर सकता हूं 50 करोड़ रुपए का, 50 करोड़ रुपए का। आई होप ये आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। दोनों लिमिट को मैंने बहुत अच्छे से इसको डिटेल में आपके साथ डिस्कशन किया है, प्लीज इसको ध्यान से समझना कि पहला आपको लिमिट बोला है कि ओवरऑल लिमिट, ओवरऑल आप प्रेफरेंस प्लस इक्विटी जितना भी आप रिडीम करना चाहते हो टोटल मिला मुलो के आपका कितना रिडीम होगा? तो आपका मैक्सिमम रिडीम होगा 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। साथ में प्रोवाइजो डाल के बोला कि भैया इक्विटी कैपिटल का अगर रिडेम्पशन करना चाहते हो तो मैक्सिमम होगा 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का। ठीक है, तो ये इन दोनों लिमिट का इंटरप्रिटेशन होता है। तो मैंने बहुत डिटेल में टाइम लगा के आपके साथ इन दोनों लिमिट का इंटरप्रिटेशन किया है। ठीक है, चलो एक हम लोगों का रह गया था ये प्रोवाइजो। प्रोवाइजो को मैंने एक बार पेंडिंग मार्क कराया था, अब इस प्रोवाइजो को भी पढ़ लेता है। तो यहां तक अभी हम लोग को पढ़ के क्या पता चला कि भैया इस लिमिट में करो और पास आपको क्या करना होगा? अभी तक हम लोग को पढ़ के क्या पता चला कि भाई इनका करने के लिए हम लोग को पास करना होगा एक एसआर, हम लोग को पास करना होगा एक एसआर। तो हम लोग को क्या पास करना होगा? वी हैव टू पास ए एसआर इन दी जनरल मीटिंग, वी हैव टू पास अ एसआर इन दी जनरल मीटिंग। ठीक है, लेकिन अब ये प्रोवाइजो में कुछ अलग बात बोले। प्रोवाइजो में क्या बोले कि जहां भी आप बायबैक कर रहे हैं अप टू 10% और लेस ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी, यानी कि आप बायबैक कर रहा है
ऑफ 10% या लेस देन इक्वल टू, अगर मैं ऐसे बोलूँ बायबैक कर रहे हैं अगर आप, लेस देन इक्वल टू 10% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, ठीक है। तो आपको क्या चाहिएगा इसमें, बोर्ड मीटिंग में आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ले लो तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर इस लिमिट से ज्यादा आप बायबैक कर रहे हैं, यानी कि अगर इस लिमिट से ज्यादा बायबैक कर रहे हैं, यानी ग्रेटर देन 10% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, इससे आप ज्यादा बायबैक कर रहे हैं तो आपको जनरल मीटिंग में एसआर चाहिएगा। यानी हम लोग ये वाला सिचुएशन का बात करें, ये वाला सिचुएशन में बात करें तो पेड अप कैपिटल, पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना का है, 100 करोड़ का है, फ्री रिजर्व्स कितना का है, 50 करोड़ का है, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 50 करोड़ का। तो 100 करोड़ प्लस 50 करोड़ प्लस 50 करोड़, यानी कि ये हुआ है आपका 200 करोड़। यानी कि यहां पर अगर मैं बात करूं कि भैया बाईबैक अगर आप कर रहे हैं, अगर आप बाईबैक कर रहे हैं ऑफ ग्रेटर देन, कितना आया था यहाँ पे 20 करोड़, अगर आप ग्रेटर देन 20 करोड़ का बाईबैक कर रहे हैं तो आपको क्या चाहिएगा, जनरल मीटिंग का एसआर चाहिएगा। लेकिन अगर आप बाईबैक कर रहे हैं लेस देन इक्वल टू 20 करोड़ तो आपको बोर्ड मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से बात बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ये वाला सिचुएशंस में आ जाए, चलो भैया अगर कंपनी यहाँ पर मान लो फर्स्ट में, अगर मान लो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने का बात करें, तो अगर यहाँ पर कंपनी बोला कि भैया हम लोग को 10 करोड़ का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम करना है, तो ये कैसे रिडीम हो जाएगा, बोर्ड मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्योंकि क्या लिखा हुआ है कि भैया अगर आपको अप टू 10 करोड़ तक का, लेस देन इक्वल टू 20 करोड़ तक का बायबैक करना है तो आपका बोर्ड मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर बोलता है सिचुएशन नंबर 1 में कि भैया हम लोग को 45 करोड़ का बायबैक करना है ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो इस केस में आपको जनरल मीटिंग में एसआर चाहिएगा। क्योंकि लिखा है कि भैया जब भी आपका लिमिट, जब भी आपका बायबैक ग्रेटर देन 20 करोड़ होगा तो आपको जीएम में एसआर चाहिएगा। लेकिन अप टू अगर लेस देन इक्वल टू 20 करोड़ होगा तो आपको क्या चाहिएगा, सिर्फ बोर्ड मीटिंग का एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिएगा, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, अगर इक्विटी कैपिटल बायबैक करना है तो सपोजिंगली बोला कि हम लोग को 15 करोड़ का इक्विटी कैपिटल बायबैक करना है, तो 15 करोड़ का इक्विटी कैपिटल बायबैक करना है तो अब क्या रेजोल्यूशन चाहिए, बोर्ड मीटिंग का एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। लेकिन यहीं पर अगर बोल दिया कि हम लोग को 22 करोड़ इक्विटी कैपिटल बाय करना है तो भैया इसमें आपको जनरल मीटिंग का एसआर पास करना होगा। और ये 20 करोड़ वाला जो ये लिमिट है ये कहां से आया भैया, यही तो दिया हुआ है आपका लॉ में दिया हुआ है कि जब तक आप बायबैक कर रहा है 10% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, आपको तब तक चाहिए बोर्ड मीटिंग का एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। लेकिन जैसे ही आप इसको एक्सीड कर जाता है आपको जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिएगा। तो भैया ये बात अब आप लोग के ऊपर है कि आप लोग को याद करना होगा, कहीं क्या लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है पेड अप कैपिटल, कहीं लिखा हुआ है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, कहीं लिखा हुआ है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। और मजे की बात है इसमें कंफ्यूजन कहाँ होगा, सबसे बड़ा गलती अगर कहीं करेगा, अगर ऐसा कुछ सवाल आ जाए खुदा ना खास्ता, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को फ्री रिजर्व में गिनेगा नहीं लोग बाग। तो इसीलिए मैंने आपको ना बहुत अच्छे से एनालिसिस करवाया, एक स्टेप आगे जाके। आज तक कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन बट जब आ जाएगा तो फिर तो हम वेट नहीं कर सकते ना कि भैया पहले क्वेश्चन आ जाए फिर मैं आपको समझ नहीं ना, हमको पहले से एक स्टेप आगे जाकर के प्रिपरेशन करना होगा चीजों का, ठीक है ना। देखिए मैंने नोट्स में बहुत अच्छे से लिख रखा है लिमिट्स एंड ऑथराइजेशन। बायबैक का लिमिट कितना होगा, मैक्सिमम बायबैक आप कर सकते हो फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल जो होगा वो होगा 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल तक का बायबैक कर सकते हो अगर इक्विटी शेयर्स का बायबैक कर रहे हो तो। ओवरऑल मैक्सिमम लिमिट फॉर बायबैक यानी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों मिला के अगर आप बायबैक कर रहे हो तो इट विल बी 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। तो ओवरऑल बायबैक जितना आप कर सकते हो वो 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। इसमें मैंने नोट लिखा है कि भैया जब पेड अप कैपिटल शब्द मैंने यूज किया है इट मीन्स paid up capital will mean paid up equity share capital as well as paid up a preference share capital. Free reserves यहाँ पर जो है it will include securities premium account। फिर मैंने बात किया भैया बायबैक के लिए ऑथराइजेशन किसका चाहिए, अगर आप अप टू बायबैक कर रहे हो अप टू 10% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, अप टू 10% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, भैया बोर्ड मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप ग्रेटर देन 10% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व से बायबैक कर रहे हो तो भाई जनरल मीटिंग में एसआर चाहिएगा। और ध्यान रखना जब मैं फ्री रिजर्व्स की बात कर रहा हूं यहां पर भी तो इस सेक्शन के लिए फ्री रिजर्व विल इंक्लूड दी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, फ्री रिजर्व विल इंक्लूड दी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो यहां तक आई होप आप लोग को सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर चलते हैं। ये कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ
aggregate of secured and unsecured debts owned by the company after buyback is not more than twice the paid up capital and its free reserves. कई लोग और कई जगहों पर मैंने देखा इसको डेट इक्विटी रेशियो बोल के रेफर किया जाता है। डेट इक्विटी रेशियो जो है ये 2:1 होना चाहिए। डेट इक्विटी रेशियो जो है वो 2:1 होना चाहिए। आइडियल तो एक आइडियल डेट इक्विटी रेशियो होता है वो 2:1 का होता है। इसीलिए बोला कि पोस्ट बायबैक जो भी है, पोस्ट बायबैक जब भी होगा तो आपका डेट इक्विटी रेशियो जो है वो 2:1 होना चाहिए। देखो मैं इस चीज को जो है डेट इक्विटी रेशियो बोलना प्रेफर नहीं करता क्योंकि कॉन्सेप्चुअली सही नहीं होता। डेट टू इक्विटी रेशियो नहीं बोलता हूं मैं, इसको बोलता हूं डेट टू कैपिटल रेशियो। डेट टू कैपिटल रेशियो, क्योंकि यही लैंग्वेज जो है लॉ यूज करता है। लॉ मेकर्स यही लैंग्वेज यूज किया। देखो यहां पर देखो ना क्या लिखा है, डेट टू कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, ठीक है, हायर रेशियो ऑफ डेट टू कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। तो इसको आप भी ऐसे ही बोलो ना, डेट टू कैपिटल एंड फ्री रिजर्व रेशियो, एंड फ्री रिजर्व रेशियो। अब मैं इसको बोलता हूं कि मैं ये नाम क्यों यूज करता हूं और मैं डेट इक्विटी रेशियो क्यों नहीं यूज करता। भैया जब आप डेट इक्विटी रेशियो की बात करते हो, डेट इक्विटी रेशियो की बात करते हो तो इससे साफ साफ पता चलता है कि आप नीचे कौन सा कंपोनेंट लोगे, सिर्फ इक्विटी का कंपोनेंट लोगे, यानी कि आप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स लोगे। लेकिन डेट टू कैपिटल एंड फ्री रिजर्व रेशियो जब बोलता हूँ, डेट टू कैपिटल एंड फ्री रिजर्व रेशियो, तो इससे आपको ये समझ में आता है कि भैया आपको ऊपर तो डेट लेना है लेकिन नीचे आपको कैपिटल यानी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी लेना है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी लेना है एंड फ्री रिजर्व्स भी लेना है। और फ्री रिजर्व्स मतलब इंक्लूड करना होगा आपको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये जो है ये 2/1 होना चाहिए, ये 2/1 होना चाहिए। और ये डेट में सारा तरह का डेट आ जाएगा, चाहे सिक्योर्ड डेट हो चाहे अनसिक्योर्ड डेट हो, चाहे अनसिक्योर्ड डेट हो। और ये जो चीज आप लोग लेगा ये आप लोग लेगा पोस्ट बायबैक। पोस्ट बायबैक सपोजिंगली मैं बोलता हूं भैया मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल है सपोजिंगली 100 करोड़ का, और मैंने डिसाइड किया कि मैं बायबैक करके मैं बायबैक करूंगा सपोजिंगली से 20 करोड़ का मैं बायबैक करूंगा इक्विटी कैपिटल का। तो मेरा पोस्ट बायबैक इक्विटी कैपिटल कितना होगा, तो पोस्ट बायबैक इक्विटी कैपिटल हो जाएगा 80 करोड़ का। तो भैया यहाँ जो रेशियो में कैलकुलेट करते हुए लेना है आपको, ये 80 करोड़ यहाँ पर लेना है कि बायबैक करने के बाद आपका कितना आएगा, ना कि 100 करोड़। तो ये सारा रेशियो बैठाओ और आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना मैक्सिमम आपका ये रेशियो जो है 2:1 आना चाहिए, तो ही आप बायबैक कर सकता है। 2:1 या इससे जो है कम आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। द रेशियो ऑफ एग्रीगेट ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट, तो ऊपर क्या आ गया डेट, रेशियो लेना है आपको। रेशियो किसका लेना है, तो रेशियो में आपको न्यूमेरेटर में लेना है भैया डेट। ये डेट में आपका क्या आएगा भैया, सिक्योर्ड भी आ जाएगा, आपका सिक्योर्ड डेट भी आ जाएगा, साथ ही साथ अनसिक्योर्ड डेट भी आ जाएगा। अनसिक्योर्ड डेट भी आ जाएगा। नीचे आपको क्या लेना है, नीचे आपको लेना है कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। कैपिटल में आ जाएगा आपका इक्विटी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, और साथ में आ जाएगा आपका पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, और फ्री रिजर्व विल इंक्लूड सिक्योरिटी प्रीमियम। और ध्यान देना ये रेशियो आप जब ये करोगे ये आपका होगा आफ्टर बायबैक, आफ्टर बायबैक। कंपनी आफ्टर बायबैक इज नॉट मोर देन ट्वाइस द पेड अप कैपिटल, यानी कि ये रेशियो जो है ये रेशियो आपका लेस देन 2 आना चाहिए, लेस देन 2 आना चाहिए। रेशियो 2 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक आइडियल डेट इक्विटी रेशियो 2:1 का होता है। हालांकि मैं डेट इक्विटी रेशियो यहाँ पर नाम प्रेफर नहीं करता, मैंने आपको बताया एक प्रेफरेबल नेम होता है डेट टू कैपिटल एंड फ्री रिजर्व रेशियो। देखो ना लॉ में यहाँ पर लिखा हुआ है डेट टू कैपिटल एंड फ्री रिजर्व रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट प्रोवाइजो क्या बोलता है, वैसे तो बेकार है प्रोवाइजो, लेकिन प्रोवाइजो ये बोलता है कि किसी क्लास ऑफ कंपनीज के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है तो ये रेशियो जो 2:1 का रेशियो ये इसको बढ़ा भी सकता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के इस रेशियो को बढ़ा भी सकता है। 2:1 है तो मान लो 5:1 भी कर सकता है, 4:1 भी कर सकता है, तो एक हायर रेशियो प्रिस्क्राइब कर सकता है, ठीक। फिर इसके बाद ये प्रेफरेंस से मिलता जुलता कि जितने भी शेयर्स हैं या स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज आप बायबैक कर रहे हो ये फुल्ली पेड अप होना चाहिए, पार्टली पेड अप का बायबैक आप नहीं कर सकते। भैया ये तो मैं बोलते बोलते थक गया। अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो लिस्टेड कंपनी के लिए भैया आपके पास सेबी का भी रेगुलेशन है, सेबी बाय बैक रेगुलेशन 2018।
तो भैया उस केस में आपको कंपनीज एक्ट को भी मानना पड़ेगा, प्लस आपको सेबी का जो बाईबैक रेगुलेशन है 2018 उसका भी फॉलोएंस करना पड़ेगा। ठीक, द बाईबैक इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अदर देन दो स्पेसिफाइड इन क्लॉज एफ shall be in accordance with such rules as may be prescribed। तो यानी कि ये क्लॉज एफ मतलब ये वाला क्लॉज, अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं तो ये इस वाले क्लॉज की बात कर रहा है। यानी ये बोल रहा है कि जितना भी अनलिस्टेड जो है, अनलिस्टेड कंपनीज जो अभी कर रहा है बाईबैक, वो कैसे होगा? अनलिस्टेड कंपनीज तो भैया तुमको रूल्स मानना पड़ेगा जो हम लोगों का प्रिस्क्राइब किया गया बाय सीजे। लेकिन यहाँ पर जो लिस्टेड कंपनीज है, तुम लिस्टेड कंपनीज तुम क्या करो, तुम कंपनीज एक्ट का बात मान लो, प्लस तुम सेबी का रेगुलेशन मान लो जो कि है बाईबैक रेगुलेशन, और अनलिस्टेड कंपनी तुम कंपनीज एक्ट मानो प्लस हम लोग का रूल्स मान लो। ठीक है, फिर एक ये कुछ बोला है, ये पेंडिंग रखता है, एक बार क्या बोला है ये, फिर बोला है कि भैया देखो अगर आपको एसआर पास करना है, जीएमएसआर, अगर आपको जीएमएसआर का रिक्वायरमेंट कब आएगा? जब आप बायबैक कर रहे हैं ग्रेटर देन 10% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, तो आपका बायबैक का रिक्वायरमेंट आएगा। तो ये क्या बोला है, जब भी बायबैक का सॉरी जीएमएसआर का रिक्वायरमेंट आएगा, तो जीएमएसआर का रिक्वायरमेंट आएगा तो ये स्पेशल बिजनेस है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट चाहिए। अब इसका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या क्या डिटेल्स है, वैसे तो हम आपको कभी नहीं बोलते कि यार एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का कंटेंट को याद रखो, अंदर से आना चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें अंदर से आना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं इसको जो है मैंने अपने नोट्स में भी लिखवाया है इसको, और मैं यहाँ पर ये वाला मैं रिकमेंड करता हूँ कि भैया याद ही कर लेना। तो ये मैंने डिस्कस कर लिया कि पोस्ट बायबैक डेट टू कैपिटल रेशियो जो होना चाहिए वो 2:1 होना चाहिए, दैट इज आफ्टर द बायबैक डेट सिक्योर्ड पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। तो ये यहाँ पर आप लिख सकते हो कि पेड अप कैपिटल का मतलब होगा पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल भी प्लस पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी, और ये कैसा होना चाहिए? आफ्टर बायबैक होना चाहिए। ये फुल्ली पेड अप कैपिटल का होगा, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। ये रहा कंटेंट्स ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, तो आपको फुल एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर्स ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट, ये तो पानी पॉइंट है भैया, जो भी मटेरियल फैक्ट है उसका पूरा पूरा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। भैया बायबैक क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है आपको बायबैक? बायबैक का तो कई सारा कारण होता है, हम आपको दिखाया ना, बायबैक का तो कई सारा कारण होता है। ये देखो नेसेसिटीज हम शुरुआत ही इसी से किया था भैया, बायबैक का तो कई सारा एडवांटेजेस होता है। आप क्यों करना चाह रहे हैं बायबैक, इसका पूरा डिटेल्स हम लोग को चाहिए। क्लास ऑफ शेयर्स इंटेंडेड टू बी परचेज अंडर दी बायबैक, आप किस क्लास को परचेज करना चाह रहे हो भैया? आप कौन से क्लास को? 9% प्रेफरेंस शेयर्स वाले को परचेज करना चाह रहे हो, 10% वाले को परचेज करना चाह रहे हो, कि इक्विटी वाले को परचेज करना चाह रहे हो? कौन सा क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स को आप परचेज करना चाह रहे हो? कितना अमाउंट आप लगाने वाले हो बायबैक में, कितना रुपया आप झोंक देने वाले हो बायबैक के अंदर, और कितने समय के अंदर आप बायबैक को खत्म कर देने वाले हो? तो ये 5 पॉइंट्स आपको जो है मेंशन करना पड़ेगा इन दी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 5 पॉइंट्स की बात है कि आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या क्या देना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट, टाइम लिमिट फॉर बायबैक। अब इसको भी एक बार पेंडिंग मार्क करते हैं हम लोग, हम इसको एक बार पेंडिंग मार्क कर देते हैं। तो एक मैंने आपको ये वाला पेंडिंग मार्क कराया है, एक यहाँ पे एक टॉपिक पेंडिंग मार्क कराया। ठीक, अब आओ इस पे, भाई बायबैक करोगे किससे, कौन होगा वो जिसे आप बायबैक करोगे? तो बोला कि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लोग से बायबैक कर सकते हैं ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस, यानी कि जो हम शुरुआत में एग्जांपल लिया था इसमें, ये जो अमीर प्राइवेट लिमिटेड का हम एग्जांपल लिया था ना कि 100 शेयर्स है और मान लीजिए 10 शेयर बायबैक करना है, 100 में से 10 शेयर बायबैक करना है, तो यहाँ पर हम एग्जांपल लिया था, हम बोला था एक शेयर होल्डर से बाय करेगा, लेकिन एक्चुअली ये कैसे करेगा, ये प्रोपोर्शनेट बेसिस पे बाय करेगा। सपोजिंगली इसको 10 शेयर बाय करना है, 10 शेयर बाय करना है, तो ये हर एक शेयर होल्डर से एक शेयर बाय करेगा। तो ये एक तरीका हो सकता है बायबैक करने का कि हर शेयर होल्डर से प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आप शेयर बाय कर लो, मतलब टोटल शेयर आप बाय करना है, 10 शेयर बाय करना है आपको, और आपका टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है सपोजिंगली 10, तो आप प्रोपोर्शन में 1 शेयर्स आप जो है बाय कर लो। ठीक है, तो फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और सिक्योरिटी होल्डर्स ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस फ्रॉम द ओपन मार्केट। ये किसके लिए होता है? ये बेसिकली होता है लिस्टेड कंपनीज के लिए, लिस्टेड कंपनीज में। तो लिस्टेड कंपनीज मतलब कैसे होता है? ये स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स बिक रहे हैं, स्टॉक मार्केट में शेयर बिक रहे हैं, एनएससी बीएससी में कंपनी गया स्टॉक मार्केट से खरीद लिया शेयर, कंपनी बोला हम बायबैक करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट से डायरेक्ट शेयर खरीद के अपने पास रख लेगा, तो स्टॉक मार्केट से भी खरीद सकता है, ओपन मार्केट का ये मतलब हो गया।
ये लिस्टेड कंपनीज के लिए होता है। फिर परचेजिंग द सिक्योरिटीज इशूड टू एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी पर्सुएंट टू स्कीम ऑफ ईसॉप्स या फिर स्वेट इक्विटी, यानी कि आप एम्प्लॉइज को बोल सकते हैं ए एम्प्लॉय इधर आ, तेरे को ईसॉप दिया था, तेरे को स्वेट इक्विटी दिया था, अच्छा नहीं लगता हमको, तेरे पास स्वेट इक्विटी है, तेरे पास ईसॉप है, हम बायबैक करेगा उसका, तेरे पास जो शेयर है हम तेरे से बायबैक करेगा। तो ये भी सोर्स होता है, एम्प्लॉइज लोग से भी बायबैक कर सकता है। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से बायबैक कर सकता है, एम्प्लॉय लोग से बायबैक कर सकता है, अगर लिस्टेड कंपनी है तो स्टॉक मार्केट से यानी ओपन मार्केट से बायबैक कर सकता है। ठीक है, तो बायबैक किस किस से कर सकता है, ये हुआ। तो बायबैक कैन बी मेड आउट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, सिक्योरिटी होल्डर्स, ओपन मार्केट या फिर सिक्योरिटीज इशूड पर्सुएंट टू द क्लास ऑफ ईसॉप और स्वेट इक्विटी शेयर। तो 3 सोर्सेज होते हैं जहां से आप बायबैक कर सकते हैं। आओ नेक्स्ट, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। अब देखो आपको यहाँ पर लिख रहा होगा डिक्लेरेशन आप फाइल कर रहे हैं, आप ये बता रहे कि भैया हम सॉल्वेंट है और बायबैक करने के बाद भी हम सॉल्वेंट रहेगा, हम सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का बेसिक मतलब क्या होता है, सॉल्वेंसी का बेसिक मतलब क्या होता है, सॉल्वेंसी का बेसिक मतलब होता है कि आपका जो एसेट्स है वो आपका लाइबिलिटीज से ज़्यादा है, आपका लाइबिलिटीज से ज़्यादा है। इससे क्या होता है, इससे क्रेडिटर लोग चिंता मुक्त रहते हैं। इससे क्या होता है, क्रेडिटर आर जो है एट ईज, आप ऐसे बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो मोर सिक्योर्ड, क्योंकि उनको पता है कि भैया एसेट ज़्यादा है कंपनी के पास लाइबिलिटीज को, तो कल को वाइंडिंग अप हो भी जाएगा तो अपना पैसा तो अपने को मिल जाना है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इंसॉल्वेंट हो जाता है, यानी कि आपका कंपनी का एसेट्स जो है ये लाइबिलिटी से धीरे धीरे कम होने लग जाता है, अब थोड़ा थोड़ा क्रेडिट लोग का परेशानी शुरू होता है। और हम आपको बताया था कि भैया कहीं ऐसा नहीं हो, कि कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये देखो ना सॉल्वेंसी का भी एक खतरा रहता है, डिसएडवांटेज रहता है कि भाई ऐसा नहीं हो कि बायबैक किया और आपका सारा एसेट, सारा बैंक का पैसा जो है बायबैक करने में लग गया और अब आप क्या हो गया, इनसॉल्वेंट हो गया, अब आपका एसेट्स जो है लाइबिलिटी से कम हो गया। तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करना होता है। तो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी किसके पास फाइल करेगा भैया, देखो लॉ बोला कि अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो सेबी के पास भी फाइल करो और आप आरोही के पास भी फाइल करो, मम्मी के पास और सेबी के पास। लेकिन अगर आप अनलिस्टेड कंपनी है तो सिर्फ आरओसी के पास फाइल कर दो, चल जाएगा। तो ये लिखा हुआ है देखो कि जहां भी एक कंपनी प्रपोज करता है टू बायबैक इट्स ओन शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, तो उसको बिफोर मेकिंग द बायबैक करने से पहले ये काम करना पड़ता है, फाइल विद द रजिस्ट्रार एंड सेबी डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, जो कि साइन होगा बाय एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, वन शैल बी द मैनेजिंग डायरेक्टर इफ एनी। हाँ, तो ये डिक्लेरेशन ऑफ जो सॉल्वेंसी है ये होगा साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स, जिसमें से एक होगा मैनेजिंग डायरेक्टर, अगर कंपनी में कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है तो, नहीं है तो कोई भी 2 डायरेक्टर साइन कर सकेगा। और फॉर्म कैसा होगा, इन सच फॉर्म एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, दे हैव फॉर्म्ड एन ओपिनियन, और इस फॉर्म में क्या लिखेगा, ये डिक्लेरेशन में क्या लिखेगा कि भैया इनके डायरेक्टर्स के ओपिनियन में their company is capable of meeting its liabilities and will not be rendered insolvent within a period of 1 year from the date of declaration adopted by the board। यानी कि जब भी आप बायबैक करेगा उसके 1 साल तक आप जो है इंसॉल्वेंट रेंडर्ड नहीं होगा, यानी कि आप इंसॉल्वेंट नहीं होगा 1 ईयर, विदिन 1 ईयर जब से आप बायबैक करेगा आप इंसॉल्वेंट नहीं होगा, यानी कि अब आपका जो है आप सॉल्वेंट रहेगा। यानी कि मैं सिंपल भाषा में बोलूँ कि आपका एसेट्स जो है लाइबिलिटी से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, नो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी शैल बी फाइल्ड विद सेबी बाय कंपनी हुज शेयर आर नॉट लिस्टेड। तो यही बात हम यहाँ पर लिखवा दिया भैया, लिस्टेड कंपनी जो है वो आरओसी सेबी दोनों जगह होगा, लेकिन अनलिस्टेड कंपनी सिर्फ आरओसी पे होगा। तो इसी को देखो हम अपना नोट्स में भी लिख के रखा हुआ है, पढ़ना आपको मेरा नोट से ही है, बुक से नहीं पढ़ना इस चीज़ को। ठीक है, ये रहा कि कंपनी को है डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करना पड़ेगा कि इट विल नॉट बी रेंडर्ड इनसॉल्वेंट विद इन नेक्स्ट 1 ईयर। ठीक है, इसको साइन करेगा कौन, मिनिमम 2 डायरेक्टर आउट ऑफ विच 1 शैल बी एमडी, और फॉर्म है SH9। एक्ट में क्या लिखा हुआ था, फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है, हम आपको फॉर्म नंबर बता दिया, SH नंबर 9। लिस्टेड कंपनीज के केस में ये सेबी आरओसी के पास फाइलिंग होगा, लेकिन अनलिस्टेड कंपनी के केस में सिर्फ और सिर्फ आरओसी के पास ही फॉर्म फाइल होगा। तो ये पॉइंट भी हम लोग कवर अप कर लिया। तो भैया प्री रिक्विजिट्स तो हम लोग सारा कवर अप कर लिया कि प्री बायबैक के लिए आपको क्या क्या कंडीशन देखना पड़ेगा, बायबैक करने से पहले आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो धोख पूजन का काम होगा। सबसे पहले किसका धोख खाएगा सर, एओए का धोख खाएगा हम लोग। एओए जी पैरी पहना, एओए हमको ऑथराइज करना, बायबैक करना, हमको ऑथराइज कर, गरीब आदमी हम। तो एओए बोला ठीक है ऑथोराइज्ड, एओए बायबैक का ऑथराइजेशन दे दिया।
फिर उसके बाद किसका धोख खाने जाएगा सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का धोख खाने जाएगा अगर बायबैक कर रहा है अप टू 10% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, और फ्री रिजर्व्स में आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये देखना, ये बात हम इसीलिए शुरुआत में लिखा है, डर गया, ये बात देखना, हम जब नोट्स लिखा है ना इसका टॉपिक नंबर 12, तो हमें एक डेंजर मारा है, देख डेंजर साइन, देख डेंजर फोटो देख रहे हैं मेरा कलाकारी, डेंजर साइन इसीलिए दिया कि फॉर दिस सेक्शन फ्री रिजर्व्स विल इंक्लूड दी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ऐसे नहीं होता है, लेकिन सिर्फ इस सेक्शन के लिए इंक्लूड होगा। हाँ सर आप बता दी, इतना बार बता दिया, हम लोग का जहन में बैठ गया ये बात। तो आप धोख काटने जाएगा, सबसे पहले तो एओ का धोख खा लिया, फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का धोख खाने जाएगा अगर 10% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स का आप बायबैक कर रहे हैं। लेकिन 10% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व से ज्यादा का बायबैक कर रहे हैं, तो किसका धोख खाने जाएगा? अब आप जनरल मीटिंग में एसआर पास करके मेंबर लोग का धोख खाने जाएगा। इन शॉर्ट हम बोले मेंबर लोग का धोख खाने जाएगा, मेंबर लोग का पेरी पेना करने जाएगा। ठीक है, अब लिमिट कितना होगा? ओवरऑल लिमिट, टोटल लिमिट, ये प्रेफरेंस है, ये इक्विटी है, सब मिला के ओवरऑल बायबैक कितना करेगा हम? 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। तो पेड अप कैपिटल में क्या आ गया? इक्विटी कैपिटल भी आ गया, प्रेफरेंस कैपिटल भी आ गया और फ्री रिजर्व भी आ गया। इसमें से ये इक्विटी वाला में भी देखना कई लोग अंदर बैठा हुआ है, ए हमारा कर दे, हमारा कर दे, ये देख कई सारा लोग बैठा हुआ है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? कई लोग इसमें भी है। ठीक है, तो अब हम इसमें से कितना लोग का करेगा? बोला है कि मैक्सिमम इक्विटी वाला का अगर आपको रिडीम करना है भैया, ओवरऑल अगर आप रिडीम कर रही है तो ओवरऑल रिडीम कर रहा है ना, हम ओवरऑल सारा रिडीम कर रहे हैं, तो ओवरऑल रिडीमशन कितना कर सकता है? प्रेफरेंस और इक्विटी मिला के कितना कर सकता है? 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। लेकिन सिर्फ इक्विटी वाला का करना है, सिर्फ इक्विटी वाला का, तो मैक्सिमम कितना कर सकता है? 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये हो गया, आप मैक्सिमम लिमिट बता रहे बायबैक का कितना कर सकता है। लेकिन धोख कितना खाना है उसके लिए अलग क्राइटेरिया चेक करना है भाई। धोख कितना खाना है उसके लिए आपको क्या देखना है? 10% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। तो अगर इससे ज्यादा का आप बायबैक कर रहे हैं तो किसका धोख खाएगा जाके? सर इससे ज्यादा का कर रहे तो जनरल मीटिंग में मेंबर लोग का धोख खाना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा। लेकिन उससे कम का कर रहे हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का धोख खाने से हो जाएगा। ठीक, फिर पोस्ट बायबैक रेशियो क्या होगा? पोस्ट बायबैक रेशियो डेट बाय इक्विटी का रेशियो। ओहो, मुझे माफ करना, ओम साई राम, क्या निकल गया मेरे मुंह से, मैंने बोल दिया डेट इक्विटी रेशियो। क्या मैंने सही बोला? नहीं सर, 3000 बार आप लोगों को बोला कि डेट इक्विटी रेशियो मत बोलो, इसको बोलो डेट टू कैपिटल एंड फ्री रिजर्व रेशियो। तो इससे क्या होगा, जब आप इसको ऐसे बोलने लगे ना तो आपको ध्यान आ जाएगा कि भैया डेट क्या लेना है। डेट का रेशियो कैलकुलेट करेगा तो लेगा सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड सारा डेट, लेकिन कैपिटल जब आप करेगा तो कैपिटल में आप लेगा इक्विटी का भी कैपिटल और प्रेफरेंस का भी कैपिटल और फ्री रिजर्व दोनों लेगा, और दोनों इक्विटी प्रेफरेंस लेगा आफ्टर बायबैक। कितना है आफ्टर बायबैक? तो ये रेशियो 2 से कम होना चाहिए, लेस देन 2 होना चाहिए। ये रेशियो जो भी आएगा ना, हम आपको फिर से एक बार रिकैप करा रहे हैं। आप बोला, हम आपको बोला कि डेट ऊपर बैठाओ, डेट को, डेट होना चाहिए सिक्योर्ड डेट प्लस अनसिक्योर्ड डेट। नीचे बैठाओ किसको? नीचे बैठाओ पेड अप इक्विटी प्लस पेड अप प्रेफरेंस प्लस फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये दोनों रेशियो निकालो, ये रेशियो जो आएगा ये लेस देन 2 आना चाहिए, ये लेस देन इक्वल टू 2 आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 2 आना चाहिए। ठीक, यानी कि आफ्टर बायबैक दिस रेशियो शुड बी लेस देन इक्वल टू 2। बायबैक हमेशा फुल्ली पेड अप का होगा, खैर ये तो बताने का बात नहीं है। और एक है याद रखना मेन इंपॉर्टेंट, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल होगा कि कंपनी विल नॉट बी रेंडर्ड इनसॉल्वेंट विद इन नेक्स्ट 1 ईयर, विद इन नेक्स्ट 1 ईयर। और ये आपको फाइल करना होगा इन फॉर्म SH9। अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी के पास भी फाइल करना होगा, ROE के पास भी फाइल करना होगा, और अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो सिर्फ ROC माता के पास फाइल करने से हो जाएगा। तो आई थिंक एक बार ये 5 कंडीशन अगर मैं आपको बोलूँ कि ये बच्चा बताना, ये बता बायबैक करना है, प्री बायबैक के पहले क्या क्या चीज़ करना होगा? प्री बायबैक, बायबैक करने से पहले तैयारी क्या क्या करना पड़ेगा हमको? तो सबसे पहले तो आपको धोख खाना होगा। किसका धोख खाना होगा सर? अगर सबसे पहले तो एओए का तो मैंडेटरी धोख खाना ही पड़ेगा, एओए ऑथराइज करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का धोख खाएगा कब? जब 10% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल तक का बायबैक आप कर रहे हैं, फ्री रिजर्व 10% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व तक का बायबैक कर रहे हैं, तब किसका धोख खाएगा? खाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। लेकिन उससे ज्यादा कर रहे हैं तो जीएम में ऐसा करना पड़ेगा।
मैक्सिमम बायबैक आप कितना कर सकते हैं। तो मैक्सिमम बायबैक करने के लिए आप देखिएगा ओवरऑल बायबैक, अगर आप ओवरऑल प्रेफरेंस इक्विटी दोनों का मिला के बायबैक कर रहे हैं तो मैक्सिमम लिमिट कितना है 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। जब मैंने पेड अप कैपिटल बोला तो इसमें इक्विटी का भी पेड अप कैपिटल आ जाएगा, प्रेफरेंस का भी पेड अप कैपिटल आ जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स का बायबैक कर रहे हैं या आप इक्विटी शेयर का जितना भी बाय करें सिर्फ और सिर्फ करो, चाहे आप नॉर्मली भी करो, तो मैक्सिमम इक्विटी शेयर कैपिटल वाला का आप कितना बायबैक कर सकता है 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल ओनली। डेट बाय इक्विटी रेशियो, ओफ दूसरी बार अब से भी गलती हो गया, मैं बार बार जानबूझ के ऐसे बोल रहा हूँ, बता आपको याद कर रखाने के लिए। डेट इक्विटी नहीं, डेट टू पेड अप कैपिटल एंड सॉरी डेट टू कैपिटल एंड फ्री रिजर्व रेशियो, यानी कि डेट बाय पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, तीनों का रेशियो निकालेगा, ये 2 से कम आना चाहिए, 2 या 2 से कम आना चाहिए। उसके बाद हम बोला बायबैक हमेशा फुल्ली पेड अप शेयर्स का होगा, और हम लास्ट में बोला कि भाई जाते जाते हमको आरओसी और सेबी का भी धोखा खाना पड़ेगा। आरओसी सेबी का हम धोखा खाएगा और उन लोगों को क्या बताएगा कि हम सॉल्वेंट रहेगा, 1 साल तक हम सॉल्वेंट रहेगा, ये धोखा हमको खाना पड़ेगा, SH9 फॉर्म फाइल करके धोखा खाना पड़ेगा वो लोग का। ठीक, तो ये बात हमारा हुआ 5 कंडीशन। आओ आगे आओ। अब पोस्ट बायबैक, बायबैक हो गया, यहां तक तो हम क्या बोला कि बायबैक करना है, यहां तक हम बोला कि बायबैक करने के पहले क्या क्या करना है। अब बायबैक हो गया, कंपनी शेयर्स घर में लेके आ गया, नया दुल्हन कंपनी घर पे ले लुआ के आ गया। सबसे पहले क्या करना है बताओ, नया शेयर्स कंपनी ले लुआ के आ गया है, कंपनी नया शेयर्स बायबैक किया, जैसे ही घर पे आया कंपनी के पास 7 दिन के अंदर बोला इसको फाड़ के फेंको, ये फाड़ के फेंको 7 दिन के अंदर है, आती 7 दिन के अंदर फाड़ के फेंको। ये क्यों करता है, अरे नालायक को, ये मैंने बताया ना एक जो प्रॉब्लम इसमें डिसएडवांटेज इसमें क्या है कि कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस पे वोटिंग राइट ना एक्सरसाइज करे, इसलिए क्या बोला इस शेयर को फाड़ के फेंको, बात ही खत्म। इसको हम लोग कंपनी कैन नॉट बाई एंड होल्ड, कैन नॉट बाई इट एंड होल्ड इट। तो जैसे ही शेयर बाईबैक किया 7 दिन के अंदर फाड़ के फेंक दो शेयर को, ताकि न रहेगा शेयर, न रहेगा उस पर वोटिंग राइट, ये प्रॉब्लम ही खत्म। ओ कितना अच्छा बात किया लॉ मेकर, क्या बात है, वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। देखो एक्सटिंग्विश, खत्म कर दो, एक्सटिंग्विश का मतलब खत्म कर दो, एंड फिजिकली डिस्ट्रॉय, देखो ना फिजिकली डिस्ट्रॉय करके रखा है ना, देखो पॉकेट में डाल लिए थे, फिजिकली डिस्ट्रॉयड हो गया पूरा, पर कच्चा उड़ा दिया बिल्कुल, फिजिकली डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जो शेयर सर्टिफिकेट है फिजिकली डिस्ट्रॉय कर दिया विद इन 7 days ऑफ कंप्लीशन ऑफ बायबैक, ब्रॉड बैक विद इन 7 days ऑफ कंप्लीशन ऑफ बायबैक, 7 दिन के अंदर अंदर। जैसे ही बायबैक का शेयर आया, हाँ तो हम जैसे ही बोला था, हम जैसे ही बायबैक का शेयर आया 7 दिन के अंदर उसको फिजिकली जो है डिस्ट्रॉय कर दो, एक्सटिंग्विश कर दो, खत्म कर दो इस शेयर पे, ना रहेगा शेयर, ना रहेगा उस पर वोटिंग राइट। दोनों बात देखो कितना अच्छे से टैकल किए लॉ मेकर्स, दोनों डिसएडवांटेज को आप देख रहे कैसे टैकल किया लॉ मेकर्स। हाँ दिख रहे सर, अच्छा लगा हम लोग को, बहुत अच्छा लगा ऐसे टैकल किए। फिर बोला जैसे तुम फाड़ के फेंक दिया, अब तुम अपना बही खाता में एंट्री कर दो। देख हम बही खाता भी मेंटेन किया, हम जैसे फाड़ के फेंका ना, हम अपना रजिस्टर में एंट्री कर लेगा, हम रजिस्टर में एंट्री करेगा कि हम बायबैक किया था, इस तारीख को बायबैक किया था, इतना शेयर का बायबैक किया था, और इतना तारीख को हम फाड़ के फेंक दिया सारा शेयर को। ठीक है, तो ये देख हम रजिस्टर और बायबैक भी मेंटेन करके रखेगा इस फॉर्मेट में, SH10 फॉर्मेट में, जिसमें हम सारा नेसेसरी डिटेल्स डालेगा और बायबैक। ये बात लॉ में भी लिखता है, देख रजिस्टर और बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, where a company buybacks its shares or other specified securities under this section, it will maintain a register so bought, the consideration paid, कितना शेयर्स आप बायबैक किए है, कितना कंसिडरेशन पे किए, डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ सिक्योरिटीज, डेट ऑफ एक्सटिंग्विशिंग एंड फिजिकली डिस्ट्रॉइंग द शेयर्स, कब फाड़ के फेंका था, एंड सच अदर पर्टिकुलर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। ये सारा फॉर्मेट्स आपको दिया हुआ है SH नंबर 10 फॉर्मेट में, और ये सारा फॉर्मेट का आपको मैनर में जो है बही खाता में रजिस्टर बना के एक रखना पड़ेगा। तो अभी तक हम इस सेक्शन में 2 फॉर्म डिस्कस किया, SH9 में आप डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करते हैं, SH10 में आप बही खाता में एंट्री करते हैं, फाड़ के फेंका फिर बही खाता में एंट्री कर लेगा। ठीक सर, सब होने के बाद फिर क्या करेगा हम लोग, फिर हम लोग को वापस धोख पूजा करना पड़ेगा। सर अब किसका धोख, पहले तो हम लोग सर देखो ना AUA का भी धोख खा लिया,
हम लोग मेंबर का भी धोखा खा लिया, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी धोखा खा लिया, फिर हम लोग आरओसी सेबी का भी धोखा लिया। अब कौन बचा धोखा खाने के लिए? ना ना ना, आरओसी का और सेबी का 2 बार धोखा खाना पड़ेगा। एक तो प्री बायबैक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी जब फाइल करेगा तब वो लोग का एक बार धोखा खाना पड़ेगा। दूसरा, वो लोग को बताना पड़ेगा रिटर्न फाइल करके कि भैया हम सारा जो है शेयर जो बायबैक किया था, इतना शेयर का बायबैक किया था, इतना लोगों को हम पैसा पहुंचा चुका है, हम शेयर फाड़ के फेंक दिया। ये सारा रिटर्न जो है उसको बता के फाइल करके उसको बताना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं बाई बैक रिटर्न। बाई बैक रिटर्न आपको फाइल करना पड़ेगा। देखना, बीबी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ये होगा फॉर्म SS11 में। ये 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न कंटेनिंग पर्टिकुलर्स विद रिस्पेक्ट टू बायबैक। विद इन 30 डेज ऑफ द बायबैक आपको एक रिटर्न फाइल करना होगा कंटेनिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ बायबैक। जो लिस्टेड कंपनीज है उसको ये फाइल करना होगा विद आरओसी एंड सेबी, लेकिन जो अदर देन लिस्टेड कंपनी है उसको सिर्फ आरओसी। तो भैया आरओसी सेबी का 2 बार धोखा खाना पड़ता है। एक बार पहले बायबैक करने से पहले जब आप चाह के चरण स्पर्श कर रहे हैं और बोलेगा कि आई एम सॉल्वेंट, आई विल बी सॉल्वेंट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। और दूसरा बात जब धोखा खाएगा, जब आपका सारा बायबैक हो जाएगा तब आके बताएगा रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट देके कि साहब बायबैक हो चुका है, हम पूरा अच्छे से बायबैक कर दिए। SH11 आप फाइल करेगा। तो ये बात देखो, सेक्शन 68 सबसेक्शन 10 में लिखा हुआ है कि कंपनी शेल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बायबैक फाइल विद द रजिस्ट्रार एंड सेबी अ रिटर्न कंटेनिंग सच पर्टिकुलर्स विद रिस्पेक्ट टू द बायबैक विद इन 30 डेज ऑफ सच कंप्लीशन ऑफ द बायबैक एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। आप फॉर्म फाइल करेगा SH11। तो 9 में आप डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करेगा, SS10 में आप रजिस्टर ऑफ बायबैक मेंटेन करेगा, SH11 में आप रिटर्न ऑफ बायबैक फाइल करेगा। नो रिटर्न शैल बी फाइल्ड विद द सेबी हुज शेयर्स आर नॉट लिस्टेड। तो ये तो हम आपको बता चुके हैं भैया, अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है तो सिर्फ आरओसी के पास SH11 फाइल करेगा। लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है तो वो तो सेबी के भी धोख मार के आएगा और आरओसी के भी धोख पूजन करेगा और SH11 दोनों जगह फाइल करेगा। ठीक, तो ये दोनों हुआ आपका यहाँ पे। थर्ड पॉइंट भी हम डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब जैसे ही हुआ, जैसे ही बायबैक खत्म हुआ, जैसे बायबैक खत्म हुआ, लॉ मेकर बोला आप चुप, कंपनी फिंगर ऑन योर लिप्स। अच्छा सुनो, तो हम बायबैक कर लिया, हम बायबैक कर लिया, इक्विटी वाला लोग से हम बायबैक कर लिया। अब हम बोल रहे हैं कि हम इक्विटी शेयर इशू करेगा वापस। हम आज बायबैक खत्म किए, कल हमको मन हुआ हम वापस इक्विटी करेगा। तो लॉ मेकर से 2 बात सुनेगा, नहीं सुनेगा? सर 2 क्या, हम तो बोलते हैं 5 बात सुनाना चाहिए। पहले इतना टाइम पास करके बायबैक कर रहा है, फिर कल वापस शेयर इशू कर देगा ना, नहीं कर सकता। लॉ से को साफ साफ क्या लिखा है, अच्छा, डिस्ट्रॉइंग द शेयर फिजिकली ब्रॉट बैक, ये भी हम एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं कि वेयर अ कंपनी बाइज बैक इट्स ओन शेयर्स एंड अदर इट विल एक्सटिंग्विश एंड फिजिकली डिस्ट्रॉय द शेयर्स ब्रॉट बैक विद इन 7 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बायबैक। जो जब बायबैक खत्म हो जाएगा उसके 7 दिन के अंदर अंदर जो है शेयर्स को फिजिकली डिस्ट्रॉय कर देगा, एक्सटिंग्विश कर देगा। फिर उसके बाद देखो एक जगह पेंडिंग मार्क करवाया था, cooling period after the buyback, where a company completes a buyback it shall not make a further issue of same kind of shares. very very important word है, further issue नहीं करेगा of same kind of shares। सर मान लो मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूँ, कंपनी ने, मान लो आपके सामने कुछ ऐसा सवाल रख रहा हूँ कि कंपनी ने स्वेट इक्विटी शेयर्स बायबैक किया, क्या कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स बायबैक कर सकता है? हाँ सर आप बताया था, बिल्कुल स्वेट इक्विटी शेयर बायबैक कर सकता है। अगर स्वेट इक्विटी शेयर बायबैक किया तो फ्रेश इक्विटी शेयर इशू कर सकता है क्या? द आंसर इज नहीं कर सकता, क्योंकि स्वेट इक्विटी शेयर और इक्विटी शेयर दोनों सेम काइंड ऑफ शेयर्स है, दोनों सेम काइंड ऑफ शेयर्स है। और यहाँ पर लॉ मेकर साफ साफ वर्ड क्या यूज किया, सेम काइंड ऑफ शेयर्स। यानी कि अगर आप स्वेट इक्विटी शेयर का बायबैक कर रहे हैं तो आप फ्रेश इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकता। लेकिन मान लो अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स का बायबैक कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स का आप लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर से आप लोग बायबैक कर रहे हैं, तो उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं क्या? हाँ ये इशू कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम काइंड का नहीं है। ये देखो कि जहां भी कंपनी ने बायबैक कंप्लीट किया, इट विल नॉट मेक अ फर्दर इशू ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग अलॉटमेंट ऑफ न्यू शेयर्स विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। एक्सेप्शन 2 दे दिया, 6 महीने तक आप नहीं कर सकता, 6 महीने तक आपको चुपचाप बैठा रहना पड़ेगा। एक्सेप्शन 2 दिए, आप फ्रेश शेयर का भी इशू कर सकते हैं अगर आप बोनस दे रहे हैं, तो बोनस दे रहे हैं तो मूर्ख बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं सर, बोनस में क्या प्रॉब्लम है? दो ना, बेवकूफ़ बनाना है कभी भी बनाओ, लोग इतना इंकरेज करता है बेवकूफ़ बनाने के लिए, कभी भी बनाओ, बोनस में हम लोग को कोई आपत्ति नहीं, पैसा वैसा मिलना नहीं है, इशू करो जितना करना है।
और इन डिस्चार्ज ऑफ सबसिस्टिंग ऑब्लिगेशन। सबसिस्टिंग का मतलब मैं कई बार बता चुका हूं आपको, सबसिस्टिंग का मतलब होता है एग्जिस्टिंग। भैया आप एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करने के लिए, हाँ तो मैं आपसे कह रहा था कि सबसिस्टिंग यानी एग्जिस्टिंग कोई ऑब्लिगेशन है और उसको डिस्चार्ज करने के लिए आपको जो है नया इशू करना है तो वो आप कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके साथ, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। 2020 में आपने एक जो है कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किया था, कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किया था और आप बोला था कि ये सपोजिंगली 3 ईयर बाद कन्वर्जन होगा इसका, 3 ईयर बाद आप इसको कन्वर्ट करेगा। तो 2023 में कहीं इसका कन्वर्जन होना था। सपोजिंगली मान लो ये कन्वर्जन यहाँ पर होना था, इस डेट के अंदर होना था, यहाँ पर आपका कन्वर्जन होना था। अब इससे जस्ट 1 महीना पहले आप सपोजिंगली 1 मंथ पहले आप क्या किया, बायबैक कर लिया, बायबैक कर लिया आप इक्विटी का, बायबैक कर लिया आप इक्विटी शेयर्स का। और अब आप बोला कि देखो जब हम बायबैक कर ले यहाँ से तो लॉ बोला है कि विद इन 6 मंथ्स आपको कोई नया इशू नहीं करना चाहिए, नो फ्रेश इशू, नो फ्रेश इशू। तो हम यहाँ पर आपको जो है, जो आपको हम ऑलरेडी इशू कर चुका था तो यहाँ पर हम आपको कन्वर्ट नहीं कर सकता। द आंसर इज नो, यहाँ कर सकता है क्योंकि ये जो इक्विटी शेयर है ये यहाँ पर सबसिस्टिंग ऑब्लिगेशन है, सबसिस्टिंग ऑब्लिगेशन यानी कोई एग्जिस्टिंग आपका ऑब्लिगेशन है, ये बायबैक से पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था आपका। तो इसको आप जो है इसको यहाँ पर अगर आप कन्वर्जन करने के लिए इक्विटी शेयर इशू करना चाहे तो यहाँ पर ये अलाउड है, ये अलाउड है बिल्कुल, ठीक हुई बात। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दीजिए सच एज कन्वर्जन ऑफ वारंट्स, स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स, स्वेट इक्विटी शेयर या कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर। तो आप इतना मत देखो, इसमें आप देख लो कि भैया कन्वर्जन ऑफ स्वेट इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, या कोई स्वेट इक्विटी आपने इशू कर रखा था या आपने कोई ईसॉप ऑलरेडी इशू कर रखा था, तो एग्जिस्टिंग आपका कोई भी ऑब्लिगेशन है तो उसको आप फुलफिल करेगा। ये बात देखो हम यहाँ पर भी लिख रखा है, कंपनी शैल नॉट मेक एन इशू ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर्स विद इन 6 months फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द बायबैक। एक्सेप्शन है खाली बोनस शेयर्स या सबसिस्टिंग ऑब्लिगेशंस अगर आपके पास है, जैसे कि ईसॉप्स एग्जिस्टिंग है, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशूड है, तो ये सब को आप कर सकता है। एक बार बायबैक कर लिया उसके बाद आप वापस 1 साल तक बायबैक नहीं कर सकता। ऐसे बायबैक मजाक नहीं करेगा, एक बार बायबैक कर लिया बार बार बायबैक नहीं होगा। फर्दर ऑफर ऑफ बायबैक शैल नॉट बी मेड विद इन 1 year ऑफ प्रीसीडिंग ऑफर ऑफ द बायबैक। ये सब क्यों कर रहे हैं, ये सब इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो क्रेडिटर है वो लोग का सिक्योरिटी बना रहे। भाई 25% का लिमिट फिक्स कर दिया क्रेडिटर का सिक्योरिटी बनाने के लिए। एक बार बायबैक करेगा तो 1 साल तक आप वापस बायबैक नहीं कर सकता। 1 साल बाद आप जब बायबैक कर दिया उसका CRR बनाने का भी सेक्शन 69 पे है, तो हम लोग वो भी अभी पढ़ेगा। तो सब क्रेडिटर का सिक्योरिटी बनाने के लिए कर रहे हैं। तो बायबैक एक बार कर दिया तो बार बार आप बायबैक नहीं कर सकेगा, 1 साल तक आप वापस बायबैक नहीं कर सकेगा। और आप जो भी रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, जो भी आप रेजोल्यूशन पास करेगा, सपोजिंगली अगर आप या तो आप बोर्ड मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेगा, बोर्ड मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कब पास होगा सर, कितना बार बोल चुका है आप, 10% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, इससे नीचे तक का बायबैक कर रहा है तो आपको बोर्ड मीटिंग होगा, लेकिन इससे ऊपर तक का बायबैक कर रहा है तो आपको GM में है सर। तो जो भी रेजोल्यूशन आप पास करेगा, चाहे वो GM-SR हो या BM-OR हो, आपको उसके 1 year के अंदर बायबैक जो है कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके 1 year के अंदर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो भाई देखो ये जो 4, 5, 6 है, ये रेस्ट्रिक्शन बड़ा सिंपल है। कोई काम आपको 6 महीना में नहीं करना है, कुछ 6 महीना में मत करो, कुछ 1 साल में करो और कुछ 1 साल में मत करो। 6 महीना में मत करो, 1 साल में करो, 1 साल में मत करो। 6 महीना में क्या मत करो, फर्दर इशू मत करो ऑफ द सेम काइंड ऑफ शेयर्स जो आपने बायबैक कर रखा है। एक्सेप्शन है बोनस और जो सबसिस्टिंग ऑब्लिगेशंस आए उनको आप केटर करने के लिए अगर फ्रेश इशू करना चाहे कर सकते। 6 महीना में कुछ मत करो, फिर 1 साल में कुछ करो। क्या करो, 1 साल फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन, चाहे वो बोर्ड मीटिंग का रेजोल्यूशन हो चाहे जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन हो, आपको 1 साल के अंदर बायबैक खत्म करना है। ठीक है। तीसरा बोला 1 साल के अंदर कुछ मत करो, बायबैक मत करो वापस। एक बार कंप्लीट हो गया बायबैक, 1 साल के अंदर वापस बायबैक आप मत करो। तो 6 महीना में कुछ मत करो, 1 साल में कुछ करो, 1 साल में कुछ मत करो। 3 चीज़ ये यहाँ पर आया आपका 4, 5, 6 बन के। और इसको हम लोग यहाँ से भी जो है सेक्शन से भी पढ़ लेते हैं। ये जो पेंडिंग मार्क करा रखा है, ये देखो, नो ऑफर ऑफ बायबैक शैल बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द प्रीसीडिंग ऑफर ऑफ बायबैक। तो 1 साल फ्रॉम द ऑफर क्लोजर ऑफ द बायबैक आपको जो है बायबैक फर्दर का नहीं करना है। एक ये भी पेंडिंग मैंने मार्क करा रखा है कि हर बायबैक को आप कंप्लीट करोगे विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन और द रेजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड।
तो बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास कर रहा है या जनरल मीटिंग में जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहा है उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको बायबैक को कंप्लीट करना पड़ेगा। पेनल्टी तो सेल्फ करने वाली चीजें हैं साथियों। तो आई थिंक सेक्शन 68 हुआ हमारा इसी के साथ खत्म। सेक्शन 68 हमारा इसी के साथ हुआ खत्म। एक बार मैं सेक्शन 68 रिवाइज कराऊंगा, हमको अच्छा नहीं लगेगा अगर हम सेक्शन 68 रिवाइज नहीं कराए, तो हम इस नोट से रिवाइज करवाएगा। सबसे पहले बायबैक, सबसे पहले बायबैक होगा तो बायबैक किसका किसका कर सकता है? बायबैक आप किसका किसका कर सकता है? सबसे पहले बायबैक आप कर सकता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी कर सकता है, क्योंकि वर्ड क्या यूज किया सेक्शन 68, कौन सा वर्ड यूज किया? शेयर्स। शेयर्स का बायबैक कर सकते हैं। शेयर्स का मतलब होता है प्रेफरेंस शेयर्स का भी बायबैक कर सकता है, इक्विटी शेयर्स का भी बायबैक कर सकता है, या फिर आप स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का भी बायबैक कर सकता है। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में क्या क्या आएगा? ईसॉप आएगा, एनी अदर सिक्योरिटी एज सीजी में नोटिफाई। तो ये 4 चीज आएगा। क्या स्वेट इक्विटी का भी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ये बात हम लोग को 68 सबसेक्शन नंबर 1 नहीं बोलता है, ये बात हम लोग को 68 सबसेक्शन नंबर 5 पढ़ने से पता चलता है, लेकिन स्वेट इक्विटी का भी बायबैक हो सकता है। ये बात हम लोग का हुआ क्लियर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेस। अच्छा, सोर्सेस क्या क्या होगा बायबैक का? पर वही सर प्रेफरेंस शेयर वाला ही सेम घिसा पिटा, या तो आप फ्रेश इशू करो या फिर आप प्रॉफिट से जो है करो, लेकिन यहाँ पर वर्ड्स क्या यूज किया है? फ्रेश इशू करो या फिर आप फ्री रिजर्व्स को यूज करके जो है बायबैक को रिडीम करो, क्योंकि फ्री रिजर्व्स इंक्लूड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो 3 सोर्स हो गया भाई, एक तो फ्री रिजर्व से कर सकता है, या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से कर सकता है, या फिर आप वापस थर्ड जो है किससे कर सकता है? फ्रेश इशू से कर सकते हो। तो तीन सोर्स है बायबैक कर सकता है। उसके बाद क्या आएगा भैया? हाँ, बायबैक एक चीज से नहीं कर सकता, अगर आपका सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज या सेम काइंड ऑफ शेयर्स प्रीवियसली इशूड था, उसका प्रोसीड्स को यूज करके आप बायबैक नहीं कर सकता। भाई पहले हमने कोई 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू किया था, उसका पैसा को यूज करके हम 9% आज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को बाइट करना था, दोनों सेम काइंड हो गया, इसको यूज नहीं कर सकता। ऐसा सिचुएशन में आप इसको यूज नहीं कर सकता, या तो आप फ्रेश इशू करो या फिर आप प्रॉफिट्स या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से करो। ठीक। कंडीशंस ऑफ बायबैक, कंडीशन ऑफ बायबैक क्या क्या होता है भैया? पहले तो बायबैक करने से पहले कुछ काम करना होता है, कुछ बायबैक करने की बात करना होता है। बायबैक करने से पहले धोखचर्या का कार्यक्रम शुरू होता है। सबसे पहले एओए का धोखा आएगा, एओए प्लीज ऑथोराइज करना हमको। फिर आप देखेगा कि भाई पेड अप, फिर आप जाके चेक करेगा भैया पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स कितना है। अगर 10% से ज्यादा है तो जनरल मीटिंग में एसआर में धोखा आएगा, लेकिन 10% से कम है, 10% से हम क्या बोला था? हम बोला था 10% से अगर ज्यादा है तो जीएम में एसआर जाएगा, 10% से कम है या अप टू 10% है तो बोर्ड मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा। ठीक है, तो धोख भी खा लिया हम लोग। उसके बाद एक धोख जाकर के हम लोग को आरओसी और सेबी के भी खाना पड़ेगा। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करेगा फॉर्म नंबर SH9 के अंदर, और ये बताएगा कि हम लोग वी विल नॉट बी रेंडर्ड इंसॉल्वेंट विद इन 1 ईयर आफ्टर द बायबैक। ठीक है, ये भी हो गया। बायबैक हमेशा फुल्ली पेड अप कैपिटल का होगा, ये बेकार बात है। फिर आ जाओ बायबैक कंप्लीट होने के बाद आपको क्या क्या कंडीशन फुलफिल करना होगा। सबसे पहले तो धोखा फिर से आरओसी और सेबी का, यानी कि आपको, अच्छा इसको क्रोनोलॉजिकली करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेगा, जैसे जो शेयर आएगा उसको हम फाड़ के फेंकेगा, देखना फाड़ा हुआ है अभी तक, फाड़ के फेंक देगा। ठीक है, 7 दिन के अंदर ये काम हमको करना पड़ेगा। फिर बही खाता में उसका हम एंट्री करेगा कि भैया इतना शेयर बायबैक किया, ये प्राइस में बायबैक किया, इतना दिन इस तारीख को हम फाड़ के फेंक दिए इस शेयर को, बही खाता में एंट्री करेगा SH10। फिर हम धोखा आएगा वापस, धोखा हम वापस सेबी आरओसी का SH11 फाइल करेगा रिटर्न ऑफ बायबैक गिविंग द प्रेस्क्राइब पर्टिकुलर्स, और हम लोग सारा रिटर्न फाइल करेगा SH11 में। ये करने के बाद बोला 6 महीना में कुछ मत करो, 1 साल में कुछ करो और 1 साल में कुछ मत करो। 6 महीना में क्या मत करो? फ्रेश इशू मत करना, फ्रेश इशू ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर्स। 2 एक्सेप्शन है, बोनस इशू कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, और दूसरा क्या है, सबसिस्टिंग ऑब्लिगेशन है, तो उस केस में आप फ्रेश इशू कर सकता है। 1 साल में कुछ करो, 1 साल में क्या करो, जब भी आप रेजोल्यूशन पास कर देगा, चाहे वो बोर्ड मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना हो, चाहे जनरल मीटिंग में एसआर पास करना हो, जब भी आप रेजोल्यूशन पास कर देगा उसका 1 साल के अंदर अंदर आपको बायबैक करना होगा। तो 6 महीना में कुछ मत करो, 1 साल में कुछ करो, 1 साल में कुछ मत करो। अब क्या नहीं करना है, 1 साल के अंदर फिर से आपको बायबैक नहीं करना है। तो ये कंडीशंस हैं आपका पोस्ट बायबैक। अगर आप इसको इस तरह से याद करेगा तो आई एम श्योर आपको पूरे अच्छे से याद अभी तक हो गया होगा काफ़ी पोर्शन। ठीक है, अब इसके बाद आप आओ, बायबैक किसे किसे कर सकता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कर सकता है ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस, या आप ओपन मार्केट से कर सकते हैं, ये लिस्टेड कंपनीज के लिए होता है, ओपन मार्केट स्टॉक एक्सचेंजेस से करने का। थर्ड हो गया आपका, या फिर आप कर सकता है बायबैक फ्रॉम
एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, जो भी एम्प्लॉइज है जिसके पास ईसॉप्स है उन लोग से बायबैक कर सकता है, या फिर स्वेट इक्विटी शेयर वाला होल्डर्स लोग से आप बायबैक कर सकता है। फिर उसके बाद कंटेंट्स ऑफ द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट थोड़ा सा लर्न करने वाला है, फुल एंड कंप्लीट डिटेल्स नेसेसरी ऑफ द बायबैक, ठीक है, टाइम लिमिट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ बायबैक, क्लास ऑफ शेयर्स ब्रॉट बैक, अमाउंट इन्वॉल्व इन द बायबैक, तो इन चीज़ों का बायबैक करेगा। ठीक, यहाँ पर आपका बात यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट सेक्शन जो हम लोग चलेगा वो है सेक्शन नंबर 69, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन सम टू सीआरआर। सेम कॉन्सेप्ट जो हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स में पढ़ा था, हमको 1 मिनट भी नहीं लगता क्योंकि हम प्रेफरेंस शेयर्स में बहुत टाइम लगा के ये कॉन्सेप्ट समझा दिया था, तो यहाँ हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कि बायबैक इज मेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सर बार बार ये क्यों यहाँ पर अलग से लिखता है? ये इस सेक्शन के लिए 68 के लिए तो दोनों एक ही था ना, तो नहीं भी लिखता तो चल जाता कि भैया फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम भी आता है। इसका मतलब चाहे आप बायबैक फ्री रिजर्व से कर रहे हो, चाहे आप सिक्योरिटी प्रीमियम से कर रहे हो, आपको जो है जितना नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स ब्रॉट बैक है उसको आपको ट्रांसफर करना होगा टू सीआर। जितना का शेयर आप बायबैक किया है उतने अमाउंट आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा, जिसको यूज किया जाएगा टू फॉर द पेमेंट ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स। ये बात आपका सेक्शन 69 में दिया हुआ है, सेक्शन 69 में दिया हुआ है। आओ सेक्शन 69 में आओ, देखो सेम बात यही लिखा हुआ है जो हम यहाँ पर बोला है, यूटिलाइजेशन होगा फॉर फुल्ली पेड बोनस शेयर्स और आपको ट्रांसफर करना है सीआरआर इक्वल टू द नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स ब्रॉट बैक। तो ये आप हमारा टॉपिक नंबर जो भी है आई थिंक 10 है, 12 है आई थिंक, सॉरी टॉपिक नंबर 12 है, तो 12 से ही आप इसको कर लें। टॉपिक नंबर 12 है ना, हाँ 12 है, ठीक है, तो आप इसको यहीं से कर लो। फिर उसके बाद कुछ केसेस में आपका बायबैक पे प्रोहिबिशन है, कंप्लीट प्रोहिबिशन है, कर ही नहीं सकता। सबसे पहले अगर आपने डिफॉल्ट किया है इन 3D, ध्यान रखना यहाँ पर 3D का अलग मतलब हो गया। यहाँ पर 3D का मतलब है डिपॉजिट्स, डिबेंचर, डिविडेंड, डिपॉजिट्स, डिविडेंड, डिबेंचर्स। या तो आप डिफॉल्ट किया है इन द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, हमेशा याद रखना डिबेंचर के साथ वर्ड यूज होता है रिडेम्पशन, प्रेफरेंस शेयर्स के साथ यूज होता है वर्ड रिडेम्पशन, डिपॉजिट्स के साथ वर्ड यूज होता है पेमेंट, ठीक है, और आप डिविडेंड को पे नहीं किया, सॉरी डिपॉजिट्स के साथ वर्ड यूज होता है रीपेमेंट, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स या फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड नहीं किया है। डिपॉजिट्स के साथ आप इंटरेस्ट पे भी डिफॉल्ट किया तो भी आप प्रोहिबिट है, ठीक है। देखो बाय डिबेंचर्स के साथ भी इंटरेस्ट पे अगर डिफॉल्ट, देखो डिबेंचर के इंटरेस्ट पे डिफॉल्ट किया है तो देखो दोस्त मैंने यहाँ काटा क्यों लगाया है, क्योंकि दिस इज नॉट रिटन, नॉट कवर्ड इन सेक्शन 70। ये बात जो है सेक्शन 70 में कवर्ड नहीं है। ये प्रोहिबिशन जो पढ़ रहे हैं हम लोग ये सेक्शन 70 का है। देखो बायबैक वैसे तो सेक्शन 68 में मेन बात दिया हुआ है, लेकिन कुछ बात 69 में सीआरआर बनाने का बात और 70 में दिया हुआ है कि किसी किसी केस में प्रोहिबिशन है। तो भैया प्रोहिबिशन किस किस में? 3D डिबेंचर, डिपॉजिट, डिविडेंड, डिबेंचर को रिडीम करने में, डिपॉजिट को रीपे करने में, डिविडेंड को पे करने में, साथ ही साथ डिपॉजिट का इंटरेस्ट पे करने में भी अगर डिफॉल्ट किया तो भी आप बायबैक नहीं कर सकता। सेम चीज मेरे हिसाब से जो है यहाँ भी आना चाहिए था, यानी कि अगर आप डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करने में डिफॉल्ट किया है तो भी बायबैक अलाउड नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो इंटरेस्ट पेबल है ये कवर्ड अप नहीं है इन सेक्शन नंबर 70, राइट। तो आप लोग के लिए थोड़ा सा रट्टा का काम मुश्किल हो गया, हालांकि मुझे नहीं लगता कि आपको एग्जाम में इसके लिए नंबर काटना चाहिए। अगर आप इंटरेस्ट पेबल वाले बात नहीं लिखेगा तो मेरे को नहीं लगता आपको नंबर काटेगा। तो आप इतना टेक्निकली अगर आप नहीं भी जाए तो चलेगा, बट मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। तो भाई डिबेंचर का इंटरेस्ट का बात सेक्शन 70 में कवर्ड नहीं है, डिपॉजिट्स का है। अगर आप नो बायबैक इफ डिफॉल्ट इज मेड इन रिडेम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन में डिफॉल्ट करेगा तो भी बायबैक नहीं कर सकता। या अगर आप कोई टर्म लोन लिया है, फ्रॉम बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल LIC या बैंक, ऐसा कोई से भी आप जो है टर्म लोन लिया है उसका आप रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया या फिर उधर भी आप इंटरेस्ट में डिफॉल्ट किया, तो यहाँ भी इंटरेस्ट कवर हो रहा है, यहाँ भी इंटरेस्ट कवर हो रहा है, डिपॉजिट के साथ भी इंटरेस्ट कवर हो रहा है, डिबेंचर के साथ इंटरेस्ट कवर नहीं हो रहा है। नो कंपनी शैल बायबैक ओन शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटी थ्रू एनी ऑफ द सब्सिडरी कंपनीज। हाँ, बायबैक आप नहीं कर सकता सब्सिडरी कंपनी के थ्रू। भैया एच लिमिटेड अपना शेयर्स का बायबैक नहीं कर सकता थ्रू एच लिमिटेड। थ्रू एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी मान लो ऐसा है, ABC लिमिटेड एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है और इसको हम बोला एक काम करना ABC, तो मेरे बिहाफ पे शेयर बायबैक कर ले, तो इस इन्वेस्टमेंट कंपनी को यूज करके भी हम बायबैक नहीं कर सकता। नो बायबैक इफ देयर इज अ नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 92। जो 92 है वो है सेक्शन ऑन एनुअल रिटर्न, जो हम लोग कर चुका है।
123 127 है डिविडेंड के डिक्लेरेशन के ऊपर, और 129 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। तो अच्छी बात ये है कि ये तीनों सेक्शंस हमारे करिकुलम में कवर्ड है। तो आप जब हम ये चैप्टर्स जैसे जैसे डिस्कस कर लेंगे, आप वहाँ जा करके इन तीनों टॉपिक्स को कवर कर लीजिएगा। तो इनके डिफॉल्ट में भी आप बाईबैक नहीं कर सकते हैं, ये बात दिया हुआ है सेक्शन 70 में। इसको आप पढ़ लें टॉपिक नंबर 12 से, ठीक है। इसको छोड़ के मत जाइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। चलिए, अब बायबैक की नोटिंग करने के लिए मैं आपको फुल स्क्रीन दे देता हूँ ताकि आप आराम से बायबैक का नोटिंग कर सको। टॉपिक नंबर 12 मार्क कर देना और आप नोट्स से अपना लिखना जो हमने हैंड रिटन नोट्स बनाए। तो मैं आपको फुल स्क्रीन दे देता हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ से शुरू है। बायबैक ऑफ शेयर्स 3 सेक्शन कवर करता है, 68, 69, 70। सबसे एक डेंजर चीज आपको भी जो लिखना है बना के, फॉर दिस सेक्शन फ्री रिजर्व्स इंक्लूड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। चलिए, अब हम करेंगे अगला सेक्शन, सेक्शन नंबर 67। वेल, आपको मैंने इसके बारे में सेक्शन 67 सब सेक्शन नंबर 1 के बारे में तो पूरा इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि ये कैसे था। पहले 1956 में 77 हुआ करता था, बाद में 77A आया। आज के तारीख में इसका क्या रिलेवेंस है? वेल, लेट्स जस्ट से कि अगर कोई कंपनी है वो बाईबैक करना चाह रही है, बाईबैक करके शेयर्स को एक्सटिंग्विश करना चाह रही है, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि सेक्शन 68 आपको अलाउ करता है। लेकिन अगर आप बायबैक करके होल्ड करना चाह रहे हो शेयर्स को, तो आप सिंपली प्रोहिबिटेड हो, क्योंकि ये प्रोहिबिशन कौन लगाता है? ये प्रोहिबिशन आपके ऊपर सेक्शन नंबर 67 लगाता है। ये प्रोहिबिशन आपको सेक्शन 67 लगाता है। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और बाय गारंटी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल शैल हैव द पावर टू बाय इट्स ओन शेयर्स। बाई करना और साथ ही साथ होल्ड करके रखना, अनलेस कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इज अफेक्टेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। जब तक कि नहीं आप सेक्शन 66 का कंप्लायंस करके रिडक्शन ऑफ कैपिटल की बातें नहीं मान लेते हो इसमें, ठीक। फिर सेकेंड पार्ट, ये सेक्शन 67 दो पार्ट में कवर करता है चीज़ों को। ये सेक्शन 67 दो पार्ट में चीज़ों को कवर करता है। पहला पार्ट तो देखो, फर्स्ट पार्ट बोलता है रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी, कि भाई कोई भी कंपनी खुद का शेयर परचेज नहीं कर सकता। तो ये बात तो कवर्ड है 67 सबसेक्शन नंबर 1 में। फिर सेकंड पार्ट जो कवर करता है, गिविंग ऑफ लोन्स बाय इट फॉर परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो सेक्शन 67 को कवर करता है। सेक्शन 67 सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन नंबर 3 तो इस पार्ट को कवर अप करता है।
ठीक, मैं अगर बताऊं तो भाई एक तो 67 सबसेक्शन नंबर 1 क्या बोला कि कंपनी खुद डायरेक्टली अपना शेयर बाय नहीं करेगा, कांट बाय शेयर, कैनॉट बाय ओन शेयर्स। ठीक, दूसरा क्या बोला कि कंपनी सपोजिंगली क्या करता है, 3 आदमी है, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग को लोन दे देता है और ये लोग को लोन दे के बोलता है एक तुम लोग एक काम करो, तुम लोग मेरा कंपनी का जो है शेयर्स में इन्वेस्ट कर दो, इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ, सपोज ये कंपनी है एबीसी लिमिटेड, तो इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। ये क्या बोला कि हम डायरेक्टली नहीं कर रहे, हम क्या किया, हम किसी को लोन दे दिया और लोन देके उसको बोला कि तुम मेरा एबीसी लिमिटेड में पैसा लगा दो। और ये जो मिस्टर एक्स वाई जेड है ये भी है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो अगर ये लोग डायरेक्टर का इन्फ्लुएंस में है तो अगेन जो हम आपके साथ बायबैक में सेकंड डिसएडवांटेज डिस्कस किया था, हम बायबैक में जो आपके साथ दूसरा नंबर का डिसएडवांटेज किया था कि भैया इसमें तो क्या प्रॉब्लम आएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास फिर वोटिंग पावर आ जाएगा, यानी कि मेंबर्स का मुद्दा पे फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना टांग लगाएगा। तो इसीलिए ये चीज़ ना हो, इसीलिए क्या बोला कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसी लॉजिक से बोला कि भैया कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अथॉरिटी होता है लोन देने का, तो ऐसा वो किसी को भी लोन नहीं दे सकता ताकि वो इन्वेस्ट कर सके शेयर्स ऑफ द कंपनी में, क्योंकि अगर ऐसा करता है तो फिर हो सकता है कि वो लोग ऐसा लोगों को लोन दे जो हो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द डायरेक्टर्स और फिर वो लोग अपना ही मनमर्जी चलाए। तो 67 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, देखो, नो पब्लिक कंपनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बात है ये किसके ऊपर अप्लाई कर रहा है, ये पब्लिक कंपनी के ऊपर अप्लाई कर रहा है। हम इस पर आएगा, एक बार हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं आगे। नो पब्लिक कंपनी शैल गिव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ अ लोन, गारंटी और सिक्योरिटी फॉर द पर्पस ऑफ परचेज और सब्सक्रिप्शन मेड और टू बी मेड बाय एनी पर्सन फॉर एनी शेयर्स इन द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी। तो क्या बोला कि कोई भी कंपनी, अब इसको डिटेल में मैं बताता हूँ क्या बोला, सेक्शन नंबर 67 सबसेक्शन नंबर 2 क्या बोला कि एक कंपनी, कोई भी कंपनी लोन नहीं दे सकता, गारंटी भी नहीं प्रोवाइड कर सकता या सिक्योरिटी भी नहीं दे सकता किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो डायरेक्टली देने का हो चाहे वो इनडायरेक्टली देने का हो, ताकि वो जो है इन्वेस्ट कर सके इसमें, या तो शेयर्स ऑफ द कंपनी में या फिर शेयर्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी में, इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी या फिर शेयर्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी में। ठीक है, तो ये आप इसका समरी है, इसको आप मैं कॉपी कर लेता हूँ, आप इसको चाहो तो खुद भी नोट कर सकते हैं यहाँ पे। सर अब हम लोग को थोड़ा समझाओ भी, आप इसको चाहे तो पॉज करके एक बार नोट कर सकते हैं, ठीक है। सर इसको समझाओ भी, तीनों का मतलब क्या हुआ। एक तो हम आपको समझा दिया कि भाई कंपनी मिस्टर एक्स को क्या किया, लोन दिया और बोला कि तुम मेरा शेयर्स में जाके इन्वेस्ट कर दो, इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड, ये कंपनी कौन है से, एबीसी लिमिटेड। ये हो गया, लोन दे रहा है डायरेक्टली। अब इनडायरेक्टली लोन कैसे दे सकता है, मान लो कंपनी लोन दिया किसी मिस्टर एक्स को और उसको बोला तुम एक काम करो, मिस्टर वाई को बोलो तुम ये पैसा फर्दर लोन में दो, किसको, मिस्टर वाई को। वो पैसा लोन मिस्टर वाई किसी और फर्दर मिस्टर जेड को देगा और मिस्टर जेड फिर क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा इन द शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। यानी कि भैया डायरेक्टली नहीं हो रहा, यहाँ पर तो क्या जो लोन डायरेक्ट दिया और डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली ये बंदा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, ये घुरा फिरा के, इनडायरेक्टली घुरा फिरा के जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब समझ में आ गया। सर ये गारंटी सिक्योरिटी का भी समझा दो, लोन नहीं दे सकता, गारंटी नहीं दे, सिक्योरिटी नहीं दे सकता, इसका क्या मतलब है। सपोज एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ये एक बैंक के पास गया और बैंक को बोला, ए बैंक सुनना, हम तेरे को गारंटी देते हैं, तुम मिस्टर एक्स को एक लोन दे दे
और तुमको हम गारंटी दे रहे हैं। गारंटी दे रहे हैं मतलब अगर मिस्टर एक्स कल को डिफॉल्ट करेगा तो उसका भरपाई हम करेगा। एबीसी लिमिटेड बोला इसका भरपाई हम करेगा, ये मेरे तरफ से गारंटी है, ठीक है। तो बैंक बोला ठीक है, तुम हमको गारंटी दिए कंपनी एबीसी लिमिटेड, तुम्हारा बैलेंस शीट हम देखा है, बहुत टकाटक बैलेंस शीट है, बहुत अच्छा बैलेंस शीट है, तुम एक बहुत अच्छा कंपनी है, हम जो है मिस्टर एक्स को लोन देने के लिए तैयार है। तो इससे क्या किया, मिस्टर एक्स को लोन दिया और अब ये मिस्टर एक्स जाकर के क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया इन शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। क्या ये केस भी कवर्ड अप हो गया? जी हाँ, ये केस भी 67 सबसेक्शन 2 में कवर अप हो गया, ठीक। तो गारंटी का भी एग्जांपल हो गया। सर सिक्योरिटी का भी बताओ। एबीसी लिमिटेड कोई गारंटी नहीं दिया, ये सिक्योरिटी दे दिया। सपोजिंगली अपना लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, मॉर्गेज कर दिया टू इसको बैंक को, और अब बैंक को बोला ए बैंक तेरे को सिक्योरिटी दे दिया ना, तुम एक काम कर, तुम अब इसको लोन दे दे। तुम अब क्या कर दो, मिस्टर एक्स को लोन दे दो और मिस्टर एक्स इससे क्या करेगा, मेरा कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा, इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। तो हम तुमको गारंटी नहीं दे रहे, हम तुमको सिक्योरिटी दे रहे हैं, अपना लैंड एंड बिल्डिंग का सिक्योरिटी, कि कल को अगर मिस्टर एक्स डिफॉल्ट कर देता है तो तुम मेरा लैंड बिल्डिंग बेच के रिकवर कर लेना अपना पैसा। तो तीनों ही चीज नहीं कर सकता, देखो ना, इसीलिए कितना अच्छा से वर्ड चूज किए भाई। कंपनी किसी को लोन भी नहीं दे सकता, किसी को गारंटी भी नहीं प्रोवाइड कर सकता, किसी को सिक्योरिटी भी नहीं प्रोवाइड कर सकता, चाहे वो डायरेक्टली दे रहा हो चाहे इनडायरेक्टली दे रहा हो, ताकि वो इन्वेस्ट कर सके या तो शेयर्स ऑफ अपना कंपनी का शेयर्स पे या फिर होल्डिंग कंपनी का शेयर्स पे। सर होल्डिंग मतलब, अरे सुनना, एग्जाम्पल चेंज कर देता है। एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड है जो है, अब इसका कोई होल्डिंग है, सपोज एच लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड क्या कर रहा है, लोन दे रहा है टू से मिस्टर एक्स और बोल रहा है तुम क्या कर रहे हैं, तुम एक काम कर, इन्वेस्ट कर दे इन शेयर्स ऑफ एच लिमिटेड। क्या ये कर सकता है? द आंसर इज नो, नहीं कर सकता, क्योंकि कंपनी खुद का शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए भी लोन गारंटी सिक्योरिटी नहीं दे सकता, अपना होल्डिंग कंपनी का शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए भी लोन गारंटी सिक्योरिटी नहीं दे सकता। अब सपोजिंगली एबीसी लिमिटेड किसी बैंक को गारंटी प्रोवाइड किया है और बोला है कि ये बैंक तुम एक काम कर, तुम ना लोन दे मिस्टर एक्स को, और ये मिस्टर एक्स क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा इन शेयर्स ऑफ एच लिमिटेड। कर सकता है? नहीं कर सकता, ना तो कंपनी लोन दे सकता है, ना गारंटी दे सकता है, ना सिक्योरिटी दे सकता है, ताकि कोई भी व्यक्ति लोन लेकर के इन्वेस्टमेंट ना कर सके, ना तो खुद का शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ना होल्डिंग कंपनी का शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। दोनों केसेस यहाँ पर कवर्ड है। आई होप यहाँ तक ठीक है। अब देखो ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है, ये पब्लिक कंपनी के ऊपर ये जो प्रोविजन है ये एप्लीकेबल होगा, ये पब्लिक कंपनी के ऊपर प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, ठीक। अब हम इसको एक नेक्स्ट लेवल एग्जांपल आपके साथ लेते हैं, जो एक बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन बन सकता है, हालांकि चांसेस मुझे कम लगता है, लेकिन मैं अभी हमेशा आप जानते हैं कि एक स्टेप थोड़ा सा आगे बताने में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो एक स्टेप अच्छा से आगे बढ़ते हैं और एक स्टेप आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। मैं कह रहा हूँ एबीसी लिमिटेड है क्या, इसका एक सब्सिडरी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ये कौन है? होल्डिंग कंपनी है। ये कौन है? सबसी कंपनी है, ठीक है। ये XYZ लिमिटेड क्या कर रहा है, लोन दे रहा है, लोन दे रहा है किसी मिस्टर एक्स को और बोल रहा है कि तुम इन्वेस्ट कर दे इन शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, तुम इन्वेस्ट कर दे इन द शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। क्या ये कर सकता है? क्या ये कर सकता है? क्वेश्चन सिंपल है, क्या ये कर सकता है क्या? तो देखो ना यहाँ लिखा हुआ ये पब्लिक कंपनी है, ये पब्लिक कंपनी नहीं कर सकता, यानी कि प्राइवेट कंपनी तो कर ही सकता है। XYZ तो प्राइवेट कंपनी है, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन डू इट। क्या ये कंक्लूजन निकालेंगे? क्या ये कंक्लूजन निकालेंगे क्या साथियों? क्या ये कर सकता है? ये कंक्लूजन लेंगे क्या? द आंसर इज नो नो नो। आप दोस्तों मैंने आपके साथ एक सेक्शन डिस्कस किया था, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 71, जहां पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी की परिभाषा आपके साथ चर्चा की थी, और मैंने पब्लिक कंपनी की परिभाषा आपके साथ चर्चा की थी, और वहां मैंने अच्छे से बताया था कि अगर कोई कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी है लेकिन वो सब्सिडरी है ऑफ अ पब्लिक कंपनी,
ये कैसा है, सबसी है, और ये कौन है, होल्डिंग कंपनी है। तो इस प्राइवेट कंपनी का दर्जा भी कैसा होगा, पब्लिक कंपनी जैसा ही होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में ये जो कंपनी है ये एक्चुअल में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये एक्चुअल में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ये एक्चुअल में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। एंड कैन इट डू इट, नो, बिकॉज इसके ऊपर भी अब सेक्शन नंबर 67 सब सेक्शन 2 पूरा पूरी एज इट इज एप्लीकेबल होगा, एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने आपको कहा कि पब्लिक कंपनी है, इसको आप स्टार दे करके कहीं ऊपर नीचे लिख लो तो ध्यान रहेगा, ऊपर लिख लो। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आपके लेवल पे ऐसा सवाल बनना चाहिए, बट फिर भी ठीक है। इट कवर्स ऑल पब्लिक कंपनीज एंड ऑल प्राइवेट कंपनीज, या फिर ऐसे लिखो प्राइवेट कंपनीज which are subsidiaries of public company, सेक्शन 2 क्लॉज 71 में ये डिस्कस कर रखे। तो ये भी पब्लिक कंपनी होता है, तो दोनों को यहाँ पर कवर अप करेंगे, ठीक। तो इसको मैं मार्क करवा देता हूँ आपको कितना करना है। हालांकि मैंने यहाँ पर लिखवा ही दिया आपको, बट आप फिर भी यहाँ पर मार्क करना चाहे तो मार्क कर सकते हैं। इसको बुक से करने का है। नो पब्लिक कंपनी शैल गिव डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोन गारंटी सिक्योरिटी फॉर द पर्पस ऑफ परचेज ऑफ शेयर्स, एनी शेयर्स इन द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो ये ड्रॉ चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं। फिर इसके बाद सबसेक्शन 3 बात करता है कुछ एक्सेप्शंस की। नथिंग इन सबसेक्शन नंबर 2 शैल अप्लाई टू, कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ एक्सेप्शंस है। ये है एक्सेप्शन नंबर 1। एक्सेप्शन नंबर 1 ये क्या बोला है कि अगर कोई बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनरी कोर्स में पैसा लेंड कर रही है और वो व्यक्ति जिसको वो पैसा लेंड कर रहा है वो कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, आईसीआईसीआई बैंक, ये लोन दिया, ठीक है, किसी मिस्टर एक्स को लोन दिया, जनरल लोन दिया, कोई दिक्कत नहीं। मिस्टर एक्स खुद अपना इच्छा से, या ऐसा ले लो ना, मिस्टर एक्स का एग्जांपल थोड़ा रियलिस्टिक नहीं लगता, इसको ऐसा ले लो। सपोज एक पीएनबी बैंक है, ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी को लोन दिया या इन्वेस्टमेंट फर्म को लोन दिया या मिस्टर एक्स को लोन दिया, सपोजिंगली लो ना, मिस्टर एक्स को लोन दिया और इसका इन्वेस्टमेंट काम है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है। और ये मिस्टर एक्स क्या किया, इसी पीएनबी में इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट इन पीएनबी। तो क्या इसको कवर करेगा? नहीं, क्योंकि ये ऑर्डिनरी कोर्स में रोजमर्रा के बिजनेस में ये ट्रांजेक्शन हुआ है, तो ये एक्सेप्शन नंबर 1 में कवर अप हो जाएगा। ये वाला क्या क्वेश्चन है, देखो इस ये वाला जो है ये एक्सेप्शन नंबर 2 बड़ा भारी भरकम एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नंबर 2। इसमें मैं पहले आपको कुछ वर्ड्स कटवा देता हूँ। क्यों कटवा रहा हूँ, द रीजन भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये वर्ड्स को अगर आप पढ़ लोगे तो इसका कन्फ्यूजन का कोई सीमा नहीं है कि इसका कन्फ्यूजन कितना होगा आपको, इसलिए मैं इस पे इतना वर्ड्स कटवा देता हूँ। इसको आप एनालिसिस मत करो क्योंकि बहुत हैवी कन्फ्यूजन होगा इतने वर्ड्स को अगर एनालिसिस करोगे तो अभी जितना मैंने कटवाया उसको छोड़ के बाकी, जितना मैंने कटवाया उसको छोड़ के अभी हम बाकी का एनालिसिस करते हैं, ठीक। आप कर रहे हो प्रोविजन ऑफ मनी बाय अ कंपनी, यानी कंपनी क्या कर रहा है, पैसे की सुविधा कर रहा है। मैं अगर लिखूं पैसे की सुविधा कर रहा है, जो कि है इन अकॉर्डेंस विद एनी स्कीम अप्रूव्ड बाय द कंपनी। तो ये कंडीशन नंबर 2 कि भैया कोई स्कीम बनाया हो कंपनी ने, स्कीम होता है ना, कई अलग अलग तरह की स्कीम्स होती हैं, ठीक है। इस स्कीम को आपने अप्रूव करा लिया है बाय एसआर, तो ये कंडीशन नंबर 3। ये जो स्कीम है ये आपने अप्रूव करा लिया थ्रू एसआर, ये विथ सच रिक्वायरमेंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि रूल में दिए गए कुछ रिक्वायरमेंट की ये
बात जो है मारना है, ये कंडीशन नंबर 4। और अब आप ये जो पैसा दे रहे हो, पैसे की जो सुविधा आपने करवाई है, किसके लिए करवाई है? फॉर द परचेज ऑफ fully paid up shares in the company or its holding company if the purchase of shares held by the trustees are for the benefit of the employee। सर कुछ नहीं किया, पूरे ऊपर से गया हम लोग का माथा से। आओ, बोला क्या? कंपनी क्या कर रहा है? प्रोविजन ऑफ मनी कर रहा है, प्रोविजन ऑफ मनी कर रहा है। किसको कर रहा है? किसी ट्रस्ट को कर रहा है, या अदर किसी ट्रस्टीज को कर रहा है। और वो ट्रस्टी किसके लिए बना है? वो उसका बेनिफिशियरी। आपको ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट पता होगा। ट्रस्ट में क्या होता है? ट्रस्ट में जब भी होता है, एक ऑथर होता है जो ट्रस्ट का पैसा, ट्रस्ट में पैसा लगाता है। एक होता है ट्रस्टी जो ट्रस्ट के सारे एसेट्स को मैनेज करता है, और एक होता है बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी जिसके बेनिफिट के लिए ट्रस्ट को बनाया जाता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसको छोड़ो, इस पहले इसके साथ हम एक लॉजिक डिस्कस करते हैं। देखो, आओ अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी है JK लिमिटेड, जो अगर आपने कभी स्टेशनरी वगैरह का पेपर वेपर यूज किया, प्रिंटिंग पेपर, जनरली अच्छा कंपनी है JK लिमिटेड, वो सब बनाता है। इसने एक ट्रस्ट बना रखा है, JK एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन, ऐसा कुछ नाम है। द नेम माइट बी रॉन्ग, ठीक है, बट इन्होंने एक एम्प्लॉइज के नाम पे एक ट्रस्ट बना रखा है। इन्होंने एम्प्लॉइज के नाम पे एक ट्रस्ट बना रखा है। अब ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट कैसा होता है मैं आपको समझाता हूं। देखो, ट्रस्ट जो होता है उसमें एक ऑथर होता है। ये जो ऑथर होता है ये ट्रस्ट में पैसे लगाता है, ही इन्वेस्ट मनी इन द ट्रस्ट। इसके सारे पैसे और संपत्ति को मैनेज करता है ट्रस्टी, और ये ट्रस्ट होता है फॉर द बेनिफिट ऑफ सम पीपल, जिसे हम बोलते हैं बेनिफिशियरी। किसी की सुविधा फायदे के लिए बनाया जाता है, उसे हम बोलते हैं बेनिफिशियरी। तो ये बेसिक कंसेप्ट होता है ट्रस्ट का। ठीक है, तो इसको हम डिलीट करते हैं क्योंकि अभी हमारा ये काम नहीं है। अभी हम आपको ये वाला कंसेप्ट बता रहा था। तो JK लिमिटेड एक एम्प्लॉय एसोसिएशन बना रखा है, JK एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन। अब ये नाम कुछ भी हो सकता है, हमको क्या करना है, मैंने एक रफ नाम ले लिया। ठीक है, इसने क्या कर रखा है, इसको हैवी अमाउंट का लोन दे रखा है, और ये लोन से क्या करता है, ये क्या करता है, इन्वेस्ट करता है इन द शेयर्स ऑफ JK लिमिटेड। JK लिमिटेड खुद का कंपनी का शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, और JK लिमिटेड कंपनी ह्यूज डिविडेंड देते हैं साल में, ह्यूज डिविडेंड्स। तो ये डिविडेंड का जो इनकम होता है, इसका जो डिविडेंड इनकम होता है, इस डिविडेंड इनकम से प्राइमरीली कई चीज़ करता है। क्या करता है, ये कुछ स्पोर्ट्स का एक्टिविटी करवाता है, स्पोर्ट्स का एक्टिविटी करवाता है अपना एम्प्लॉयज़ लोग के लिए। कोई स्कॉलरशिप है, किसी एम्प्लॉय को अगर ज़्यादा पढ़ना लिखना है, स्कॉलरशिप अगर है तो स्कॉलरशिप भी स्पॉन्सर करता है। ठीक है, फिर ऐसे फन एक्टिविटीज़ ये सब करवाता है एम्प्लॉयज़ का। तो ये सब चीज़ जो है, ये सब इवेंट्स जो है कंडक्ट करता है जो है JK एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन। और ये एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन जो बना है, ये किसके बेनिफिट के लिए बना है? इसका बेनिफिशियरी कौन है? इसका बेनिफिशियरी एम्प्लॉयज़ ऑफ JK लिमिटेड, ये हो गया इसका बेनिफिशियरी। सर ये ऐसा कर सकता है क्या, बताइए तो? अरे कर सकता है तभी तो कर रहा है, कर सकता है तभी तो ये कर रहा है ना। अब हम लोग वापस पढ़ते हैं, इस एग्जाम्पल को ध्यान पे रखते हुए अब आप लोग को समझ में आएगा। देखो, ओहो, जो काटा है उसको नहीं पढ़ना है। अब वापस पढ़ो, इसको आप समझ में आएगा। अब प्रोविजन बाय अ कंपनी, आप क्या करा रहे हो? ऑफ मनी, यानी कि आप पैसे की सुविधा करा रहे हो। ये मैंने आपको बोला, फर्स्ट चीज क्या बोला, आप पैसे की सुविधा करा रहे हो। इन अकॉर्डेंस विथ एनी स्कीम विच इज अप्रूव्ड बाय द कंपनी थ्रू SR। तो एक स्कीम बना हो पूरा, विच इज अप्रूव्ड बाय कंपनी इन SR, बाय थ्रू SR, ऐसा बोल दो, थ्रू GMSR। अब ये स्कीम कैसा हो सकता है?
कि भैया हम लोग लोन देगा, एक ट्रस्ट कंस्टिट्यूट करेगा, वो ट्रस्ट एम्प्लॉय का बेनिफिट के लिए होगा, उसको हम लोग का कंपनी जेके लिमिटेड एक लोन देगा, वो लोन से वो हम लोग का कंपनी का शेयर खरीदेगा, वो शेयर से जो भी पैसा आएगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, उससे वो ये सारा एक्टिविटी करवाएगा। भैया स्कॉलरशिप है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, ये सारा चीज़ जो है एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट के लिए जो है खर्च करेगा वो ट्रस्ट। तो ये एक स्कीम आप पूरा प्रॉपर बना लिया, डेवलप करके इसको आप क्या किया, जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन में पास करवा लिया। एंड इन अकॉर्डेंस विद सच रिक्वायरमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, और भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, एंड इन अकॉर्डेंस विद सच रिक्वायर एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो रूल में दिया गया है। कुछ रूल की बातें हैं, रूल की रिक्वायरमेंट्स हैं जो अपने के काम के नहीं है, रूल की रिक्वायरमेंट की बातों को भी आप कंप्लाई करो। भाई स्कीम जब बना रहे तो रूल्स में दिया गया कुछ रिक्वायरमेंट का भी आप कंप्लाई करो जो अपने काम का बात नहीं है। अब ये जो पैसे का सुविधा कराया ना, ये पैसे का सुविधा जो आप कराए, क्यों कराया? आप पैसे का सुविधा कराया फॉर द परचेज ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स इन द कंपनी, क्योंकि पार्टली पेड अप शेयर में तो रिस्क होता है। क्या चीज़ का रिस्क होता है कि कल को जो है पैसा नहीं दे पाया तो फोरफिट हो जाएगा शेयर्स। पार्टली पेड अप शेयर्स में तो हमेशा फोरफीचर का रिस्क होता है, इसलिए क्या बोला कि आप परचेज करवाओ किसका, फुल्ली पेड शेयर्स। आप सुविधा जो करवा रहे हैं ना, प्रोविजन ऑफ मनी, जो पैसा का सुविधा आप करवा रहे हो वो करवाओ किसके लिए, फॉर परचेज ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स। पार्टली पेड अप का मत करवाओ। किसका? कंपनी का, जेके लिमिटेड या फिर होल्डिंग कंपनी का, यानी कि कोई होल्डिंग कंपनी अगर है, होल्डिंग कंपनी ऑफ जेके लिमिटेड, उसका भी शेयर्स आप परचेज करवा सकता है। फॉर द शेयर्स हेल्ड बाय द ट्रस्टीज, तो हम आपको बोला ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट ही होता है, सारा ट्रस्ट का जितना भी एसेट वगैरह मैनेज कौन करता है? ट्रस्टी। तो कौन ट्रस्टी करेगा? हेल्ड बाय ट्रस्टी, तो शेयर्स हेल्ड करके रखेगा ट्रस्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज। बेनिफिशियरी कौन होगा? एम्प्लॉइज। तो क्या ये केस एक्सेप्शन में कवर हो गया? एक्सेप्शन में कवर है, तभी तो जेके लिमिटेड ऐसा स्कीम बना के काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेप्शन नंबर 2। फिर तीसरा बोला कि यार एम्प्लॉय का बेनिफिट के लिए करना है, हम डायरेक्टली एम्प्लॉय को देगा। भैया ईसॉप का कंसेप्ट हम आपको बताया, हम ईसॉप का कंसेप्ट आपको क्या बताया, कंपनी खुद के तरफ से एम्प्लॉय को शेयर इशू कर रहा है, ठीक है, ताकि एम्प्लॉय रिटेन्ड रहे। हमारे कंपनी में एम्प्लॉय को मालिकाना फीलिंग है थोड़ा सा, यही तो कॉन्सेप्ट और लॉजिक होता है ईसॉप का, कि भाई एम्प्लॉय को ऐसा नहीं लगे कि हम एम्प्लॉय, हम काम करने वाला आदमी है, उसको ऐसा लगना चाहिए हम मालिक है भाई कंपनी का, इसीलिए इसको ईसॉप इशू करो। तो भाई मालिक बनाने के लिए तो ये भी सिस्टम हम लोग कर सकते हैं ना, तो हम लोग ये भी तो सिस्टम कर सकते हैं। मान लो कोई कंपनी है रिलायंस, रिलायंस क्या किया, लोन दे दिया किसको? अपना एम्प्लॉयज़ लोग को, अपना एम्प्लॉयज़ लोग को, और बोला तुम लोग जाओ इन्वेस्ट करो इन द शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, जाओ तुम लोग मालिक बन जाओ ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। मालिक बनने के लिए हम तुम लोग को लोन दे रहे हैं, क्या करना चाहिए सर? करने से तो देखिए कोई गलत बात नहीं है, अच्छा ही लग रहा है ईसॉप का, लेकिन प्रॉब्लम तो वही आ जाएगा सर। सपोजिंगली रिलायंस इंडस्ट्री किसी डायरेक्टर को दे दिया, रिलायंस इंडस्ट्री क्या किया, लोन दे दिया किसी डायरेक्टर को, और वो डायरेक्टर जाके शेयर खरीद लिया, तो फिर तो वही वाला प्रॉब्लम जो बाईबैक में आ रहा था, और शुरू में आप हमको बताया था कि सेक्शन 67 सबसेक्शन 2 किसके लिए प्रोहिबिट करता है। यही तो लॉजिक था कि भाई डायरेक्टर्स लोग कहीं मेंबर का मैटर में टांग नहीं अड़ाने लग जाए। तो भाई रिलायंस इंडस्ट्री लोन दिया डायरेक्टर को, वो जाके शेयर परचेज कर लिया, और शेयर परचेज करके वो कंपनी का मामला में टांग अड़ा रहे हैं। तो भैया डायरेक्टर लोग को तो साफ साफ मना कर दिया, भैया डायरेक्टर को तो दे नहीं सकता आप, देखना। अदर देन गिविंग ऑफ लोन्स आप कर रहे हैं, लेकिन किसको? अदर देन इट्स डायरेक्टर्स और केएमपी। आप डायरेक्टर केएमपी लोग को छोड़ दो, केएमपी से भी आपको समझ में आता है, हमने डिस्कस कर रखा है। इसका मतलब कि मैनेजर, खास लोग को, डायरेक्टर को छोड़ो, खास लोग को छोड़ो, ये लोग को छोड़ के बाकी लोन दे सकता है। किसको दे सकता है? टू द पर्सन्स हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। हाँ, लेकिन एक अमाउंट फिक्स कर दिया, क्या बोला? फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग सैलरी और वेजेस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो आप मैक्सिमम कितना दे सकता है? 6 मंथ्स उनका सैलरी का या वेजेस का, उतना का ही आप मैक्सिमम लोन दे सकता है वो लोग को, विद अ व्यू ऑफ एनेबलिंग देम टू परचेज और सब्सक्राइब फॉर फुल्ली पेड अप। देखो दोस्त, यहाँ भी फुल्ली पेड अप शेयर्स परचेज करना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पार्टली पेड अप में हम आपको बताया रिस्क होता है कि पार्टली पेड अप फोरफिट हो सकता है, तो फोरफिट होगा तो देखो एम्प्लॉय का अल्टीमेट नुकसान हो जाएगा। ठीक है, मान लो वो शेयर्स खरीदा, सपोज 60,000 रुपया लोन लेके, 60,000 रुपया लोन लिया, और नॉमिनल वैल्यू ₹10 का, जिसमें पेड अप करके वो पेड अप ₹6 का वो 10,000 शेयर खरीद लिया, और सपोजिंगली बाद में वो 4 रुपया करके 40,000 जो 4 रुपये बाकी वो पे नहीं कर पाया, तो ये जो 60,000 है ये भी व्यर्थ हो जाएगा, फोरफिट हो जाएगा उसका शेयर। तो भाई इसीलिए क्या बोला कि परचेज करेगा तो एम्प्लॉय को बोलो फुल्ली पेड अप करेगा, पार्टली पेड अप नहीं। या तो कंपनी का करेगा या अपना होल्डिंग कंपनी का करेगा बाय वे ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप। ऑब्वियसली बेनिफिशियल ओनरशिप का बता दिया, जैसे कि डीमैट, रिलायंस वाला तो डीमैट में करेगा, तो डीमैट में करेगा मतलब बेनिफिशियल ओनरशिप के फॉर्म में
करेगा। ये वाला इतना काम का नहीं है, इसको आप इग्नोर करो, ठीक है। अपने को ये चीज़ करना है, ठीक। तो मैं एक समरी चार्ट लिखा देता हूँ इसके और इसके लिए। आई थिंक ये वाला तो 1 पॉइंट तो एक्सेप्शन नंबर 1 तो क्वाइट इजी है कि अगर कोई लेंडिंग कर रहा है बैंकिंग कंपनी इन ऑर्डिनरी कोर्स रोजमर्रा के बिजनेस में लेंड कर रहा है तो एक्सेप्शन नंबर 1। 2 और 3 का मैं कंपैरेटिव ड्राइंग आपको फटाफट करवा देता हूँ, मैं दे देता हूँ फुल स्क्रीन। सेक्शन 67 सबसेक्शन 3। एक्सेप्शंस अंडर क्लॉज बी और अंडर क्लॉज सी। तो बी में सबसे पहले एक स्कीम बनेगा जिसको अप्रूव करवाया जाएगा इन जनरल मीटिंग एसआर, ठीक है। फिर दूसरा परचेज ऑफ शेयर्स, कौन करेगा इसमें? परचेज ऑफ शेयर्स होगा बाय ट्रस्टी, ठीक है। अच्छा फर्स्ट पॉइंट इसमें ये किसका है? ये ट्रस्ट वाला एग्जांपल का है और ये किसका? एम्प्लॉयज़ का है। तो एम्प्लॉयज़ में ये पॉइंट तो नॉट एप्लीकेबल, कोई स्कीम फीम नहीं चाहिए। परचेज ऑफ शेयर्स बाय ट्रस्टी, परचेज ऑफ शेयर्स बाय एम्प्लॉयज़, होल्डिंग ऑफ शेयर्स बाय एम्प्लॉयज़ अदर देन डायरेक्टर्स KMP। थर्ड में क्या होगा? दोनों केस में शेयर्स कैसा होना चाहिए? फुल्ली पेड, फुल्ली पेड। जो फोर्थ वाला केस है ये होगा फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज। किसका बेनिफिट के लिए आप दे रहे हैं? एम्प्लॉयज। दिस एम्प्लॉयज विल इंक्लूड डायरेक्टर एंड KMP। लेकिन यहां पर आप जो दे रहे हैं ये दे रहे हैं आप अगेन फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय, बट एक्सक्लूडिंग डायरेक्टर एंड KMP, क्योंकि ये लोग को तो आप लोन दे नहीं रहे। फिफ्थ पॉइंट आप क्या डाल सकते हैं यहाँ पे? नो लिमिट। लेकिन यहां पर आपका फिफ्थ पॉइंट होगा आप एक लिमिट में दे रहे हैं। लिमिट कितना है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन जो आप दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं? 6 months ऑफ सैलरी स्लैश वेजेस। और ये जो है ये वाला कंडीशन है B और ये है C और ये है A। तो 67 सबसेक्शन 3 क्लॉज नंबर B और क्लॉज नंबर C दोनों का कंपैरिजन मैंने आपको करवा दिया है। और इसको आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपने ड्रॉ नहीं किया अभी तक। ये है 67 सबसेक्शन नंबर 2, 67 सबसेक्शन नंबर 2। चलिए अब एक बात बताओ, हम लोग जो भी अभी तक बात किया क्या यहाँ पर अगर हम बोलें कि लोन नहीं दे सकता, कुछ नहीं, सारा बात है, क्या हम लोग कोई प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन के बारे में कुछ बात किया? क्या कुछ भी बात हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स, दूर तक कोई प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन का बात ही नहीं आया। तो क्या कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन कर सकते हैं क्या? देखो हम लोग 67 सबसेक्शन नंबर 1 में क्या बोला कि कोई कंपनी बायबैक नहीं कर सकता। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बायबैक एंड रिडेम्पशन। बायबैक और रिडेम्पशन में क्या डिफरेंस होता है, बात समझो। प्रेफरेंस शेयर्स को हम आज यहाँ इशू किया, हम उसको बोला तुम्हारा 5 साल बाद हम रिडीम कर देगा। 2021 को हम इशू किया, हम इसको बोला 2026 में तुम्हारा हम रिडीम कर देगा, 2026 में तुम्हारा रिडीम कर देगा। तो रिडेम्पशन में फिक्स पीरियड पता होता है कि भाई इस तारीख को रिडीम करेगा। बायबैक में ऐसा कुछ पता नहीं होता। बायबैक हम चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं, बायबैक हम चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं।
तो ये जो चीज़ है, ये नेक्स्ट इसका जो सबसेक्शन है, इसका जो नेक्स्ट सबसेक्शन है 67 सबसेक्शन 4, ये क्लैरिफिकेटरी बात है। ये बोला है कि इस सेक्शन में कुछ भी दिया हुआ, राइट ऑफ द कंपनी इट विल नॉट इफेक्ट द राइट ऑफ द कंपनी टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर इशूड बाय इट अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। यानी कि कंपनीज एक्ट 1956 में भी अगर आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू किया था, या कंपनीज एक्ट 2013 में भी आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू किया था, तो आप उसको बिंदास रिडीम कर सकता है, क्योंकि हम लोग 67 सबसेक्शन नंबर 1 में बात किया कि बाईबैक नहीं कर सकता, लेकिन रिडेम्पशन तो कर ही सकता है। हाँ, बाईबैक भी कर सकता है, ऐसा बात नहीं है प्रेफरेंसेस का बाईबैक नहीं कर सकता, लेकिन बाईबैक करने के लिए आपको 68 का सारा कंडीशंस का कंप्लायंस करना पड़ेगा। लेकिन बाईबैक करके आप उसको होल्ड नहीं कर सकता, आपको उसको फाड़ के फेंकना पड़ेगा। चलो, तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग का यहाँ पर खत्म करता है। पेनल्टी तो चलो सेल्फ वाला पार्ट है। तो दिस फिनिशेज द पावर सेक्शन 67 का एनालिसिस, राइट। चलिए, बाकी की बातें हम जो है अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। पढ़ें इसको अच्छे से, राइट। थैंक यू, बाय बाय।